अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले जो आज की कहानी है जनाब वो शामिल करते हैं और आइए बताती हूँ कि आज की कहानी में क्या है। बहुत सारे लोगों ने कहानी कई दफ़ा अपने बचपन में सुनी होगी, लेकिन हम एक दफ़ा फिर ही आपको कहानी सुनाएंगे मेरे अंदाज़ में। तो आइए मुझसे कहानी सुन लीजिए। तो एक दफ़ा की बात है कि एक शहर था जो जंगल पर राज करता था। एक दिन खाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो गया और एक छोटे से चूहे ने उसको देखा और सोचा कि उसके साथ खेलने में तो बड़ा मज़ा आएगा। वो सोते हुए शेर के ऊपर नीचे दौड़ने लगा और उसकी पूंछ पर चढ़ता फिर उससे फिसल जाता, फिर वो शेर के ऊपर जाकर कूदता। शेर गुस्से में धाड़ते हुए उठा और अपना बड़ा सा पंजा जो है वो चूहे को ऊपर मारा और उस चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत सटपटाया लेकिन भाग न सका। शेर ने उसे खाने के लिए अपने बड़े दांत निकाले। चूहा बहुत डर गया और शेर से बोला, ए राजा, मैं बहुत डरता हूँ, मुझे मत खाना और इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैं जो है वो आइंदा कभी ये बात नहीं भूलूंगा और मैं आपकी ज़िंदगी में जब भी होगा मदद करूंगा, बस आप मेरी जान बख्शें। शेर इस बात को सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अपना पंजा खोल दिया और उसने चूहे को बोला, जाओ, तुम खुश नसीब हो जो मैंने अभी खाना खाया हुआ है और मैं भूखा नहीं हूँ और मैं सोना चाहता हूँ, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाता। कुछ दिनों के बाद वो जना वो चूहा वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। वो पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे कि ताकि शेर जो है वो जाल के पास आए और वो उसे पकड़ ले। जैसे ही शेर जाल के ऊपर चढ़ा, शिकारियों ने जाल को टाइट करके शेर को पकड़ लिया। फिर शिकारी गांव जाकर गाड़ी लेने के लिए चले गए ताकि शेर को उसमें बिठाकर ले जा सके। शेर जाल में फंसा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से धाड़ रहा था, चीख रहा था कि कोई उसकी जान बचा ले और ये किसी तरह इस जो है वो शिकार के उससे निकल सके जाल से। तो वहाँ से चूहा गुजर रहा होता है और वो भागता हुआ पहुँचता है वहाँ पे। चूहे ने शेर से कहा, घबराएं मत राजा, मैं अपने तेज़ दांतों से ये जाल काट दूंगा और आपको निकाल लूँगा। वो जाल के ऊपर चढ़ गया और अपने तेज़ दांतों से रस्सियों को काटने लगा और उसने धीरे धीरे सारी जो रस्सियाँ थी उनको काट कर शेर को बाहर निकाल लिया। शेर को इस बात पे बड़ी हैरत हुई और उसने एक छोटे से चूहे ने उसे आज़ाद कराया। और एक दिन शेर को यह एहसास हुआ कि एक छोटा सा जो चूहा है वो भी बहुत मदद कर सकता है। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और बोला कि मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, तुम खुशी से जंगल में रह सकते हो और राजा की तुमने जान बचाई है। तो उसने कहा कि जो है मेरे साथ खेलो और आज से हम दोनों दोस्त हैं। तो इतने में जब वो शिकारी वापस आए, उन्होंने देखा कि शेर आज़ाद घूम रहा है, वो भी डर के भाग जाते हैं। तो कहानी से सबक क्या मिलता है कि कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर शख्स अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ करने की सलाहियत रखता है। हमें उन सलाहियतों को समझना है और ये भी समझना है कि कभी ना कभी हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये शख्स हम कर लेगा, ये इससे क्या होगा, ये हमारी कौन सी जान बचा सकता है या ये शख्स हमारे कौन से काम आ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग सलाहियतों के साथ जो है पैदा किया और उतारा है इसको अर्ज़ पे। तो हम सब अपनी सलाहियतों को अगर समझें और उनको बरूए कार लाएँ तो कोई भी चीज़ वो बेकार नहीं होती और हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो इसी बात के साथ, इसी रिवायती कहानी के साथ शो का आगाज़ करेंगे। बहुत दिनों से जाना ये कहानी हम सुनते भी थे, बचपन में हमें याद भी थी, लेकिन आज जो है वो रिवाइज़ हो गई, बड़ा मज़ा आया। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। एक चूहा मेरे साथ, एक शेर मेरे साथ। मौजूद, डिसाइड कर ले चूहा कौन है और शेर कौन है। कौन है वैसे? देखें, अशरफ तो खैर ज़ाहिर है शेर हैं, तो चूहा फिर नहीं हुआ, ज़ाहिर है। मुझे कोई इस पर एतराज़ भी नहीं है, लेकिन बस मुझे एक डायलॉग के ऊपर आपके बन गए इस कहानी में। इस डायलॉग पे मुझे इस कहानी में एक एतराज़ है कि शेर ने चूहे को छोड़ते हुए कहा कि मैं जाओ, मैंने खाना खाया हुआ है, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाता। वैसे क्या पका के खाता कोई? भाई आजकल बारबेक्यू और ग्रिल का दौर है, नया शेर है पुराने ज़माने का। ओके ओके ओके, ग्रिलिंग पैन लगाए। ओके ओके ओके, चले। आपको भी कोई एतराज़ है, दूर कर दें? नहीं, मतलब ये है कि कोई नन्ही सी जान थी, उसको देख के कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जान बचा लेगा। इतने बड़े हाथ, मतलब जो शेर को और जो जंगल का बादशाह कहलाता है उसको भी बचा लिया। तो हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और जो ये कहानी जो हमारी दादी अम्मा सुनाती हैं, तो एक मोटिवेशन है और हर किसी को जो है उसका जगह देनी चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ हमारी फील्ड में भी है, तो इसमें यह है कि जो सीनियर होता है वो यकीनन सीनियर ही होता है, तो अगर उससे हम सीखें तो हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। भाई ये दोनों जो है ना, एक उनको अशरफ भाई को शेर बना दी, लेकिन दोनों जो है ना वो चूहे, ये बिज़नेस कम्युनिटी का चूहा है जो कि पता नहीं चलते लेकिन जो है ना ये तुन के रचा के रखते हैं। और फ़हीम भाई जो क्राइम की दुनिया में भी उनका यही रोल है। तो ये दोनों एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फील्ड में मंजे हुए हैं और वाकई अगर ख़बरें चल रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। तो हम ये सब बात यहाँ नहीं, बहुत अरसे से इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो जनाब अपनी अपनी सलाहियतों में माहिर हैं बिल्कुल, और अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग सलाहियतों के साथ उतारा होता है। बस हमें समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं और कौन सी चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझे ही देख रहे हैं, ये तारीफ करते हैं आप लोग।
खबरें शामिल करती हूँ, किसी काम के नहीं है दोनों। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके में आज से बारिशें जो है ना वो शुरू होने का इम्कान है। बारिशों की वजह से रवा हफ्ते गर्मी की लहर में कमी भी मुतवक्के है। पिछली दफ़ा भी खबर पड़ी थी तो बड़ा सोचा था कि जी तेज़ बारिश हो जाएंगी, बड़ी छोटी सी नन्ही सी बारिश हुई कुछ इलाकों में कराची के, लेकिन अभी इंतज़ार ही है कि जी कहा गया कि मानसून का स्पेल बहुत लंबा होगा, तवील होगा, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। जब उसका आगाज़ होगा तब भी हम परेशान होंगे क्योंकि जो सफाई सुथराई के इंतजाम हैं वो भी हमारे सामने होंगे। लेकिन बहरहाल अभी महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक ये कहा गया है कि आज यानी बुध से जो है वो 1 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें अंदरून सिंध भी शामिल हैं, कराची का इलाका शामिल है। मूसलाधार बारिश की तवक्को है, तो गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान ये कहा गया है, जाहिर किया गया है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि 2 दिन से 3 दिन से शदीद गर्मी थी, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक के केसेस सामने आए और महकमा सेहत ने जो एडवाइजरी जारी की और उसमें कहा गया कि बच्चे बड़े तमाम अफराद जो है वो एहतियात अपनाएं, क्योंकि हो क्या रहा है कि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा लोग हैं, जो कि हमने कल भी देखा कि तकरीबन 1400 के करीब अब तक लोग जो है हीट वेव का शिकार हो चुके हैं और अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश लग चुका है। इसके अलावा मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन ने हीट वेव से निपटने के लिए अहम इकदाम किया है और वो ये कि जो सरकारी हाइड्रेंट्स हैं उनमें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलें लगाई जाएंगी। तो वाटर कॉरपोरेशन बस पानी खोल दे तो इतना ही बहुत है, क्योंकि शहर में जो है ना वो पानी भी दस्तयाब नहीं है और कई इलाकों में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा और ये जो 2 दिन हीट स्ट्रोक के गुजरे हैं उसमें तो पानी आप ये देखें कि शहर में नायाब ही है। तो बहरहाल ठंडे पानी की सबीलें लगाने का भी कहा गया है। ठंडे मशरूबात से शहरियों को हीट वेव से महफूज रखा जाएगा। कहाँ लग गई ये ठंडे मशरूबात की सबीलें, ज़रा ये भी हम जानेंगे। अच्छा, इसके अलावा जमात इस्लामी ने कल शारा फैसल वाटर बोर्ड पर जो है ना वो कहा है, आज जमात इस्लामी ये धरना देने जा रही है, एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया है और इस हवाले से जो है वो ट्रैफिक को थोड़ा सा मुतबादिल रूट्स पे जो है वो मोड़ दिया जाएगा। तो वो मुतबादिल रूट्स क्या होंगे? जो एयरपोर्ट से आने वाली ट्रैफिक है उसको ड्रेग रोड से दाएं जानिब यानी राशिद मिनहास की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कारसाज फ्लाईओवर से जो है वो जाने वाली जो सड़क है स्टेडियम की तरफ जो है उसको मोड़ा जाएगा। हसन स्क्वायर से आने वाली ट्रैफिक को स्टेडियम फ्लाईओवर और जो है कारसाज की तरफ आने नहीं दिया जाएगा, वो फ्लाईओवर बंद कर देंगे। स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब न्यू टाउन और बाएं जानिब मिलेनियम की जानिब मोड़ा जाएगा। शारा फैसल आवारी सिग्नल से एयरपोर्ट तक ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, एयरपोर्ट के आगे जो है वो बंद किया जाएगा। आवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों और ट्रैफिक पुलिस से जो है ना वो ताउन करें, ये कहा गया है और शाम का वक्त रखा गया है जब ये एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। जैसा भी मैंने कुछ देर पहले ही जिक्र किया कि बिजली की बंदिश ने और ज़्यादा हीट स्ट्रोक में आवाम का जीना दोभर कर रखा है और हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तकरीबन 150 मरीज़ जो है वो हीट स्ट्रोक के लाए गए सिविल अस्पताल में और 2 रोज़ में मुतासरा जो मरीज़ों की तादाद है वो 150 तक पहुँच गई है। इसके अलावा सिर्फ लोग ही नहीं, आम शहरी ही नहीं, जानवर भी इससे बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। अब तक जो 3 रोज़ है उसका जो डाटा सामने आया है उसमें 1000 से ज़ायद जानवर मर चुके हैं जो कि गर्मी की वजह से बीमार हुए हैं। और कैटल फार्मर एसोसिएशन ने अपील की है महकमा लाइव स्टॉक से कि जानवरों की देखभाल और अद्वियात की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और इस वक्त जानवरों को भी जो है ना वो ग्लूकोज और वाइटामिन दे रहे हैं ताकि वो अपनी जान से ना जो है ना वो जाएँ, तो उनका भी ख्याल रखें। और अपने इर्द गिर्द लोगों को ये चाहिए कि कोशिश करें कि पानी के कूलर्स रख दें, पीने के पानी की जो है ना वो दस्तयाबी करें। और परिंदों के लिए गली में जो है ना मुख्तलिफ जानवर घूम रहे होते हैं उनके लिए भी जो है ना वो पानी और खाने का इंतज़ाम अपने घर के साथ ज़रूर करें, क्योंकि उनको भी उतनी ही पानी की ज़रूरत है जितनी हम देख रहे होते हैं कि एक आम इंसान को होती है। और जो है वो ज़ाहिर है वो भी सांस लेते हैं, जीते हैं, तो हम उनका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि इलेक्ट्रिक ने कराची को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने कहा कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 1.5 दर्जन से ज़ायद लोग लावारिस हैं जो कि गर्मी से मर चुके हैं और के इलेक्ट्रिक जो है वो एक किलर कंपनी बन चुकी है। तो हम इन सारी बातों के साथ आज तो गर्मी, बिजली और ये सब खबरें हमारे सामने हैं। हीट स्ट्रोक कैंप्स आगाज़ करेंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब। बड़ा जो है ना वो चर्चा कल भी हुआ कि कैंप्स लग रहे हैं, क्या रही शहर में सूरत हाल पर? ठंडे मशरूबात मिलेंगे, सबीलें लगेंगी, पानी की लग गई हैं, कहाँ है ये? बड़ी देर की मेहरबान आते आते जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी उसके मुताबिक पिछले 4 दिन से शहर में हीट वेव चल रहा है। और कल जब मीडिया ने ये सारी बातें उठाई कि जनाब इससे हलाकतें भी हो गई हैं, तो सिंध असम्बली में भी इसकी गूंज नज़र आई। और फिर हमें कल शाम से जो है वो मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बयानात और दावों के जो है
वो गूंज भी सुनाई देने लगी है कि जनाब आज जो है वो शहर में कैंप्स लगाए जाएंगे। मैं अगर आपसे, आज हम बात कर रहे हैं 26 तारीख को, मैं अगर आपसे कल का दिन की से बात करूं, इससे पहले के 2 दिन की भी बात कर लूं, 23 और 24 की भी, तो 23 तारीख को इस शहर में सिर्फ ईदी का जो सबसे बड़ा सदखाना है जहां 200 लाशें रखने की गुंजाइश है, वहाँ 23 तारीख को 95 लाशें लाई गई और 24 तारीख को वहाँ पर जो है वो 93 लाशें लाई गई। और कल की जो फिगर है वो अभी मैंने आने से पहले जब ली उस जगह से, तो 141 लाशें कल लाई गई हैं। और ये कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो कल का, अगर मैं नासिर हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू का हवाला दूं जो उन्होंने कल सिंध असम्बली में की, उन्होंने कहा कि अगर हीट वेव से कोई मरा और वो बिजली जाने की वजह से मरा तो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये बात वो पहले भी कह चुके थे, कल उन्होंने फिर दोहराई है। मैं अब जो है ना शहरियों से बात कहना चाहूँगा कि कल यानी इन 3 दिनों में ही चलें ले लेते हैं, इन 3 दिनों में अगर जो है वो 350 अफराद की लाशें लाई गई हैं, इसमें से बहुत सी लाशें ऐसी हैं जो वर्षा लेकर आए, ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जो अस्पतालों के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई और कुछ जो है ऐसी हैं जो पुलिस के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई। तो जो ये 350 लाशें हैं, अगर इनमें से कोई एक भी शख्स आगे ये बता दे कि उसके घर में उसके प्यारे की तबीयत जो है वो लाइट ना जाने की वजह से बिगड़ी थी और उसके बाद जो है लाइट जाने की वजह से बिगड़ी थी, तो और उसको जो है तिब्बी इमदाद जो है वो नहीं मिल सकी वक्त पर, तो यकीनन के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मुकदमा बनता है। शहरियों को अब आगे आना होगा। बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है जिसे फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने वो ज़िम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दे रखी है और उसके ऊपर जो अपनी एक रिट है वो बरकरार रखने में नाकाम है इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि नासिर शाह साहब ने बहुत अहम बात की है। नासिर शाह साहब को अपनी इस बात के ऊपर अमल दरामद कराना होगा। वो इन 3 दिनों में जो लोग मरे हैं, वैसे तो अभी 2 दिन और बाकी हैं जनाब, जो महकमा मौसमियात की पेश गोई है उसके मुताबिक जो है वो अभी मैं बता देता हूँ, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। 2 दिन अभी और जो है वो सख्त गर्मी पड़नी है इस शहर में। तो अल्लाह रहम करे, हम ये दुआ करनी चाहिए। कल महकमा मौसमियात ने बड़ी कन्फ्यूजिंग ये खबर जारी की, एडवाइजरी जो कल जारी की, उसके मुताबिक उन्होंने जो शहर मुल्क के सिंध के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ के हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ आज से यानी 26 जून से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसमें उन्होंने कराची भी ऐड कर दिया। अच्छा, कराची जब ऐड कर दिया तो हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है सरदार सरफराज, उनसे बात की तो उन्होंने इसके ऊपर हैरत जाहिर की। उन्होंने कहा नहीं, कराची में तो 28 जून से बारिशें होनी हैं। अच्छा, कराची का अगर उन्होंने शामिल भी किया अपनी एडवाइजरी में तो उनका मौक़िफ़ उसके ऊपर यह था जो उन्होंने देने की कोशिश की कि कराची के मज़ाफ़ात में बारिश हो सकती है। और जो चंद दिन पहले जो बारिश हुई थी जिसका आप हवाला भी दे रहे थे कि मामूली बारिश, ये बेसिकली लोकल डेवलपमेंट के तहत होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में बाज़ इलाकों में बादल फट पड़ते हैं, उसके नतीजे में जो वो लोकल डेवलपमेंट इसे कहा जाता है, जिसके तहत बारिश हो जाती है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है कि अभी 2 दिन और कराची के शहरियों को ये गर्मी बर्दाश्त करनी है। 28 जून से उनके लिए अब्र 12 बरस सकता है। लेकिन वाकई गर्मी से निपटने के लिए इंतजामात होना वो बहुत ज़रूरी, जो फिगर्स अभी फ़हीम भाई ने भी दिया। और हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है अशरफ खान साहब, ऐसे में कि इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है, आपके इलेक्ट्रिक बीट भी देखते हैं, आपने उनसे रब्ता किया, कुछ पूछा है कि इतना अजाब हुआ है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। ये तो अभी जमात इस्लामी का भी एहतजाज है, लेकिन उसके अलावा हम हर इलाके में एहतजाज होता हुआ देख रहे हैं रोज़ाना ही। जी, एक तो पहले मैं बताऊं कि जमात इस्लामी का जो एहतजाज है 2 बजे फ़हीम साहब स्टार्ट होना है और वाटर बोर्ड शहर फैसल पे और पूरी 5 बजे सड़कें का टाइम दिया है, कोई 2 बजे से जमा होना शुरू होंगे, 2 से 3। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न, अगर आपको एहतजाज करना है और ये सारा करना है, जो ऑफिस टाइमिंग या लोग आए जाएंगे, मेन शहर फैसल वो क्या होगा आपके सामने क्या होता है। हमें अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह रिकॉर्ड कराना है तो आप असेंबली भी है आपके पास, लोकल गवर्नमेंट भी है, ये सब हैं, तो उनको देखना चाहिए। हमें जो ये इश्यूज़ हैं, अब जैसे सबसे बड़ा कंसर्न के एक आ गया कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे ये जो गर्मी है उससे बचाने के लिए हम कैंप लगाएंगे, ये सब लगाएंगे। आप भी जाके कैंप पे देखें क्या होता है। अब यहाँ लोग देखें मजबूर हैं। इस शहर में जो आबादी है वो मरदमशुमारी 2 करोड़ है, वैसे 3 करोड़ है। जैसे अगर आप देखें इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पे कोई भी मसला हो वो सिर्फ इंतज़ामी उमूर की वजह से ख़राब होता है। कोई मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। और उस मसले में जो ना अभी जो ये मौसम है उसमें मैं कहती हूँ कि कम से कम आवाम को 4-5 दिन थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए था। लोड शेडिंग में कमी आती, पानी की सूरत हाल बेहतर होती। इन तमाम चीज़ों पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, जाने से पहले बात हो रही थी तो आप आज के प्रोटेस्ट का कुछ जिक्र कर रहे थे और वाकई ट्रैफिक प्लान भी सामने आया है। वैसे ही बेचारे आवाम जो है ना अजियत का शिकार है। मैं तो सोचूं वापस कैसे जाना होगा। अभी आपने 2 बजे का बता के तो और ही टेंशन दे दी जी, मतलब वो उन्होंने पूरा रोड मैप दिया है, ट्रैफिक पुलिस का प्लान आया था। और अभी से जब मैं आ रहा था ऑफिस तो हमारी टीम जो है वो वाटर बोर्ड के बाहर अभी से खड़ी हुई है। सही है। और वो सारी प्लानिंग और ये सब जो प्लान हुआ है यहाँ पे डेक से, तो उसमें ये हुआ है कि ट्रैफिक का हम बताएंगे, ये सारा जो लोग आके जमा होंगे। अब आप मेन ये है कि कारसाज से उतर के आप जैसी शरफ फैसल पे आएंगे और जो एयरपोर्ट से रोड आ रही है वो आके पहले भी ब्लॉक हुआ था, याद होगा आपको, पहले भी प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद कई घंटों तक जो ट्रैफिक जैम रहा था। अब उनको उन्होंने कहा है कि वो ब्रिज से ही घुमा के, कारसाज से घुमा के वो पीछे लेकर आएंगे। अब सोचे ना, लोगों के पास जो एयरपोर्ट से जा रहे हैं आ रहे हैं उन सब का अगर वो दोनों तरफ एतराफ़ पे अगर आ गए, क्योंकि पब्लिक जब जमा होती है, इस वक्त जो सिचुएशन है कराची शहर की, पानी आनी है, बिजली का मसला यहाँ, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उसमें क्या है कि जब पानी 3 दिन से बंद किया इस गर्मी में, और जब काम हो गया तो जब मोटर चलाई हमने तो बिजली चली गई। अब पानी लिया हुआ, अब जब पानी आ रहा है तो उसकी टाइमिंग है, 24 घंटे तो आता नहीं, कराची शहर है। आपके अंदर टाइमिंग पे आ जाता है, वहाँ तो लोगों के टाइमिंग वाइज भी पानी नहीं आ रहा नहीं, मगर यही अभी जैसे फ़हीम भाई ने बोला कि नासिर हुसैन शाह साहब, वो जो वज़ीर तवानाई भी हैं सिंध के, उन्होंने कल ऐलान किया है कि अगर कोई भी हलाकत होती है उसकी तस्दीक हो जाती है तो KLT के खिलाफ मुकदमा करेंगे। अभी करंट मैं अभी बात करते हुए अभी देखा KLT ने अभी हमें भेजा है कि इनके वाजिबात थे, जो हमने पहले स्टोरी 1 महीने पहले दी थी कि 9 अरब रुपए के वाजिबात थे, अब दिया है KLT ने हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ इदारों पर मजमूई तौर पर 10.5 अरब रुपए के वाजिबात हो गए, यानी 1 महीने में अदायगी नहीं हुई है। उन्होंने फिर KLT ने अपील की है कि हुकूमत सिंध की जानिब से अदम अदायगी के बाइस बिजली की बिला तातुल फराहमी शदीद मुश्किलात हो रही हैं और वाजिबात की फौरी अदायगी की अपील की है। यानी कि पहले 9 अरब थे वाटर बोर्ड के और सिंध के मुख्तलिफ महकमों में, सेक्रेटेरिएट इन सब की बिजली भी कटी थी, याद होगा। अब ये 1.5 अरब रुपए और मजीद बढ़ गए, यानी 9 अरब थे 10.5 अरब हो गए। अभी एक और कंसर्न है, अब सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं अदायगी कर रही है। ये जनवरी से अदायगी रोकी गई। जब नासिर हुसैन शाह से हम मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमने कहा था कि इसको सिस्टम को बेहतर करो। अब KLT ये दावा कर रहा है कि हमें जो चीज़ें, जो इक्विपमेंट हैं, उनकी ख़रीदारी में इन सब की जो पैसे नहीं आ रहे, तो मसला हो रहा है जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस में। अभी यहाँ पे मैं बताऊँ कि इस वक्त आवाम, कोई भी, अगर आप भी अपने 118 पे और उसके ऐप से शिकायत करेंगे, वो पता है क्या आएगा, वो आपको कहेंगे भाई मरम्मती काम जारी है, या कॉल भी करेंगे, एक ही है उनके पास जुमला कि मरम्मती काम जारी है। तो मैंने फ़ोन करके कहा कि भाई मुझे जगह बता दे कहाँ मरम्मत हो रही है। 2 घंटे से लाइट नहीं, मैंने पानी आया हुआ यार। बात मेन ये है कि यहाँ एक सिस्टम है और जो सिस्टम की जो कोताहियाँ हैं वो हम बर्दाश्त करें। कौन? कराची की आवाम। आपने 10 अरब रुपए का आपने कहा कि अदायगियाँ नहीं हुई हैं, ठीक है। यहाँ 10,000 रुपये का बिल होता है ना, और आवाम लेके जाती है कि हम इसको नहीं भर सकते, हमें कोई छूट दे दें, किस्तों, कहते हैं किस्तों में कर दें, लेकिन आपने भरना है, और अगले महीने भी वही 10,000 रुपये का बिल आ रहा होता है, उसमें किस्तें भी भर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जब 10-10 अरब रुपए के जो है ना वो वाजिबात हैं और अदायगियाँ नहीं हो रही, तो ये सेक्रेटेरिएट की बिजलियाँ क्यों नहीं करती, यहाँ PMTs पे लोड शेडिंग क्यों नहीं होती, वहाँ पे बंदिश क्यों नहीं होती। ये सारे जो है ना, अगर ये कुंडे चोरी और बिजली चोरी और PMTs पे लोड शेडिंग इस बहाने से बढ़ाई जाती है कि जी बिजली चोरी हो रही, तो यहाँ जो वाजिबात अदा नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से या इदारों की तरफ से। नहीं, आप ये देखें ना, सवाल तो अहम है, हमने भी ये किया है कि असेंबली की भी, अगर जब सेशन चल रहा है बिजली का बंद कर दें आप, तो कहते हैं जब उनके लोड शेडिंग उनके उसके ऊपर आती तो हम करते भी हैं। तो वहाँ जनरेटर भी है ना, बैकअप इन दफातरों में जनरेटर, ये सब उनको क्या है भाई, सरकारी इदारा है, डीजल डालेंगे चलाएंगे जनरेटर। आपके यहाँ जो गरीब करोड़ों रुपए एक असेंबली का सेशन हो तो फिर उसमें सारी चीजें तो आई जाएंगी। अब वो तो सब उसमें और एड ऑन हो जाता है ना, उसमें जो आपने कल बताया था 2 करोड़ रुपए अगर आ रहा है उसमें जनरेटर चलेगा, और माशाल्लाह उनको चिलर चाहिए कि इतना कहना कि आपको जैकेट पहनना पड़े, इतनी सर्दी चाहिए। और सवाल है बड़ा बेसिक सा आप दोनों से, ये नासिर शाह साहब जो ये बातें कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है वाजिबात की अदायगी भी होनी है। हम लोग मिले थे, उनसे ये सवाल किया जी, उनसे ये पूछा था कि ये जो KLT ने ये कह रही है कि जो लोड शेडिंग वगैरह जो हो रही है उसके जो हमें पैसे चाहिए, आप अदायगी क्यों नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो जनवरी से हमारे जो पे बिल का था, और उन्होंने ये उल्टा इल्ज़ाम लगाया था और हमने खबर भी चलाई थी, उन्होंने कहा कि 1 साल में KLT ने हमें ओवर बिलिंग की है 20 से 22 अरब रुपए की, यानी सरकारी इदारों के ऊपर उन्होंने कहा हमने अपने मीटर लगाए हैं और उस पर जो यूनिट है वो कंट्रोल हो रहा है, और उन्होंने कहा एक जगह पे उसके यूनिट्स आ रहे हैं, उस यूनिट को उन्होंने एवरेज लगा के बिल भेज दिया। एवरेज बिल आपको पता है, जैसे मेरे 200 यूनिट है, एवरेज बिल लगा दिया 400, यानी डबल बिल लगा के भेज दिया। तो उन्होंने कहा, हमने उनको दिया कि भाई ये यूनिट 400 नहीं है 200 यूनिट है, हमारे पास अपनी रीडिंग थी।
अब ये सरकार, सिंध गवर्नमेंट भी देख रही थी, उसे कहा कि एक साल में हमने 22 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की, लगाया नासिर हुसैन शाह ने, जो हमने खबर भी चलाई है। अब हमने ये के इलेक्ट्रिक से सवाल किया हुआ है, अभी तक जवाब नहीं है। मैंने कहा जब सरकारी इदारों पे एक साल में 22 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की है, तो यहाँ तो 35 लाख कंज्यूमर है। यही मैं कहना चाह रही थी कि फ़हीम भाई, ये तो फिर हर शख्स ओवर बिल, और स्टैंडर्ड बिलिंग सिस्टम है ना कि अगर किसी का 30,000 रुपये बिल आता है और अगले महीने अगर उसने कंज्यूम कम भी किया तो वो जी उसके अकॉर्डिंग 27-28 कुछ आगे पीछे भेज देंगे, वो एक अंदाजे के मुताबिक बिल आ रहा होता है और सेट हो जाता है। और ये ओवर बिलिंग का शिकार तो मेरे ख्याल से जितनी हमारी ओवर पॉपुलेशन है सभी जो है ना वो शिकार है इसका। तो इस पर मज़ीद भी बात होगी, लेकिन वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब सिंध असम्बली का जो है वो इजलास भी हो रहा है और हम अभी जो स्टार्ट ही हुआ है अभी तो, लेकिन कल भी हुआ, इससे पहले भी हुआ। फ़हीम भाई, इन चीज़ों की गूंज है, जो मसाइल अभी हम इन जिनकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला, साथ साथ अभी हमने हीट वेव की बात की, लेकिन एक और शदीद जो अजियत है आवाम के लिए वो ये कि इस वक्त जो पानी है वो भी नायाब है और इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो पानी की है, तो घरों में पानी नहीं है। पहले तो मैं तजिया करूँगा थोड़ा सा, कल नासिर हुसैन शाह साहब ने जो बयान दिया इलेक्ट्रिक से मुतालिक, और आज जो इलेक्ट्रिक ने जो है सिंध गवर्नमेंट के वाजिबात का जिक्र कर दिया है, तो अगर मैं इसका तजिया करूँ तो मुझे ये लगता है कि जनाब अगर आप हमें कुछ कहोगे तो या आप अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ये देख लो कि आपके ऊपर भी इतने के वाजिबात हैं, 10.5 अरब रुपए के वाजिबात उन्होंने गिनवा दिए उनके ऊपर। अब सिंध गवर्नमेंट सोचेगी कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो ये सिंध सेक्रेटेरिएट की लाइट काट देंगे, ये सिंध असम्बली की लाइट काट देंगे, ये जो है जिक्र जो हमारे शहर में मुख्तलिफ इदारे हैं जिनके ऑफिसेज़ हैं, अगर वहाँ की लाइट काट देंगे तो जो सरकार का काम है वो मुतासिर हो सकता है, धर्म भरम हो सकता है। तो सिंध गवर्नमेंट में भी एक कदम जो है वो पीछे हटे। नासिर शाह साहब जो है सिंध असम्बली में तो बयान ज़रूर दें, लेकिन हो सकता है वो उसके ऊपर अमल ना करें कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक मैंने, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शॉट खेला है इस बॉल के ऊपर जो नासिर हुसैन शाह साहब ने उन्हें कराई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा मुतालबा यह है कि नासिर शाह साहब कराएं नहीं कराएं, इस शहर के आवाम को ज़रूर जाके इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ इस बात पे मुकदमा ज़रूर करा देना चाहिए कि अगर कोई एक भी शख्स, जो पिछले 4 दिनों की हम बात कर रहे हैं, 350 लाशें ईदी होम सराबकोट लाई गई हैं, और ये मैं सिर्फ एक सर्द खाने की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने कराची के 2 जो और सर्द खाने ईदी के उनकी बात नहीं की, मैंने शिपा की बात नहीं की, मैंने जो शहर में मुख्तलिफ निजी तंजीमों के जो सर्द खाने मैंने उनकी बात नहीं की, मैं सिर्फ एक ईदी के सबसे बड़े सर्द खाने की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई एक भी फ़र्द, अगर उसकी तबीयत घर में होते हुए लाइट जाने की वजह से ख़राब हुई है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, वो जानवर नहीं हो सका है, तो इसकी ज़िम्मेदार मेरे नज़दीक इलेक्ट्रिक है। क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं। देखें, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका जो यहाँ पे सूबाई वो है PDMA जिसे हम कहते हैं, PDMA की जो गाइडलाइंस थी जो हीट वेव के हवाले से जारी हुई थी, उनमें के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया गया था कि वो हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग नहीं करेंगे। इट्स मीन कि आपको गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स थी, आपने गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स पे अमल नहीं किया, लोगों की जानें चली गई। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब आपका जो अगला सवाल था पानी का, तो देखें पानी तो आँखों का मर गया है, सिचुएशन ये हो चुकी है, और कराची को पानी की अशद ज़रूरत है। 40% पानी जो ज़रूरत है कराची की उसका वो मिलता है खाली उसका, और 60% पानी नहीं मिलता। शहर में इस वक्त योमिया की बुनियादों के ऊपर एहतिजाजों का सिलसिला जारी है। शहर में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब शहर में बैक वक्त कई शाहराहों के ऊपर जो है वो पानी और बिजली के लिए एहतिजाज हो रहा है। मुराद अली शाह साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिंध की आवाम को जवाब दे हैं, मैं सिंध असम्बली को जवाब दूँ। तो मुझे ये बताइए फ़हीम भाई कि जो आवाम सड़कों पर निकल रही है और चीख रही है, तब भी ये चीखती हुई आवाज़ें इनके कानों में नहीं जा रही हैं, आवाम के जवाबदेह नहीं है। ये आज भी मैं लिख कर आपको दे सकती हूँ, आप सब जानते हैं, हम सब इतने अरसे से फील्ड से वाबस्ता, हमने बहुत एहतजाज देखे हैं, ये होगा और ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जो मुराद अली शाह साहब ने बात की है, उन्होंने कहा कि वो सिंध असम्बली को जवाब दें। सिंध असम्बली में जितने भी नुमाइंदे हैं बशमूल उनके, ये सब जो है आवाम के वोट मौजूद नुमाइंदे हैं, वो आवाम की बात ना करें, तो आप उनको जवाब दें, आपको उनको जवाब देना होगा, और बराह रास्त आप सिंध असम्बली के और इस सिंध के आवाम को जवाब दें। अब जो आपका अगला सवाल है वो आपका जो अगला सवाल है कि जो शहर में एहतिजाज हो रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसके ऊपर कोई कान नहीं धर रहा बावजूद। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझ रहा हूँ, सिटी चैनल हम हैं,
हम यकीनन जो है इन एहतजाज की, जो भी एहतजाज शहर में दिल्ली की बुनियाद पर उनकी कवरेज कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उस तरह से कवरेज नहीं कर रहा जिस तरह से पिछले साल नवंबर में कवरेज की गई थी, जब बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो एक एहतजाज शुरू हुआ था। कराची में अगर यौमिया की बुनियाद पर एहतजाज हो रहा है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और ख़ासतौर पर कराची के मीडिया को जो है उसे हाईलाइट करना चाहिए। मैं आपसे किसी और की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि सिर्फ चंद दिन की अगर मैं बात कर लूँ ना, एक हफ़्ते की अगर मैं बात कर लूँ, तो इस एक हफ़्ते में कराची शहर में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा एहतजाज हुए हैं। और ये सारे एहतजाज शाम में शुरू होते हैं, उस वक्त शुरू होते हैं जब लोग जो है अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं। एक तो एहतजाज करने वाले ज़ाहिर है वो भी, उनके भी मसले इसलिए वो एहतजाज करो, लेकिन इस एहतजाज के नतीजे में अपने घरों को वापस लौटने वाले थके हारे शहरी अलग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। उसके बावजूद नहीं सुन रहे ना दोहरी नहीं, बल्कि पता है कौन सी अजियत है जिससे इस वक्त कराची शहर गुजर रहा है। हुक्मरान तो तब भी नहीं सुन रहे ना, मसला ये है कि सुनवाई नहीं हो रही और होती भी नहीं है। अशरफ भाई, ये सब असेंबलियों में भी बातें हो रही हैं, इसको जवाब दें, उसको जवाब दें, ऐसा होगा वैसा होगा, कहाँ डिस्कशंस हैं हमारी असेंबली में? अभी लाइव हमने कट किया था इस सूबे के, और सबसे मतलब कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो फरमा रहे थे, आप ये बताएं कोई भी सरकारी बंदा कहीं जैसे एहतजाज बता रहे 2 दर्जन एहतजाज जो हुए, वहाँ गए, उनसे पूछा कि पानी बिजली किस चीज़ का मसला है? नहीं पूछा, क्योंकि वो जहाँ बैठे हुए उनको फ़िक्र ही नहीं है कराची में बाहर कितनी 50 डिग्री आ रही है, 48 डिग्री। एक गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस गर्मी में वज़न भी उठा रहा है, वो गर्मी भी बर्दाश्त कर रहा है, घर में पानी भी नहीं है, और यहाँ पे वो जहाँ बैठ के बोले आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के नुमाइंदे एसी बंद करके बैठे तो फ़ैन में बैठ के दिखाएं। आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो ताजिर हैं सब इस महंगाई में कैसे बैठे हुए? आप दुकानों का मार्केट में आपने सबके एसी में बैठे हुए होते हैं, नहीं बैठे हुए। और वो जो गरीब आदमी जो हाथ गाड़ी चला रहा होता है उठा के ओल्ड सिटी एरिया में, वो क्या एसी में बैठा हुआ है? पानी नहीं मिलता है भाई, हम लोग जाते हैं, हमारा पानी होता है, हम देते हैं बाबा पानी पी लें, ये तो पानी भी नहीं दें। ऐसे हैं ये लोग, और अल्लाह माफ़ करे ऐसे वर्ड नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हम मुसलमान हैं और किसी को अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए जाके अगर पानी नहीं मिल रहा है, आपका मिनिस्टर वहाँ पहुँचना चाहिए। इस वक्त मेयर कराची जो है वो चेयरमैन वाटर बोर्ड है, ठीक है, और वाटर बोर्ड से अगर हम पूछें तो क्या होगा कि भाई बिल नहीं भरते हैं कराची वाले, हम पानी इतना दे रहे हैं। फ़हीम साहब ने बोला कि 55 करोड़ गैलन पानी दे रहे हैं, तो भाई आप पानी जैसे बेच रहे हैं तो बेच भी तो रहे हैं ना, जितने का पानी आप कराची वाले को दे रहे हैं, और जो कराची वाटर टैंकर के जरिए जो बिक रहा है, तो आप ये बताएं कि पानी कहाँ से मिल जाता है? पानी वही ना सवाल तो ये 7 हाई ट्रेंड आप बोलते हो और गैर कानूनी हाई ट्रेंड है, तो कराची शहर में टैंकर ददनाते फिर रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा, यूनिवर्सिटी रोड पे देखें आप। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप ये हाइड्रेंट्स अगर बंद कर दें? भाई यही सवाल हमने देखे। मैं वाटर बोर्ड के अगर काम, अगर कॉरपोरेशन है ये, तो पहले तो हम समझें कि हाई ट्रेंड क्यों बनाए गए थे। जो पुराने ज़माने नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, जब अगर हम वहाँ पे चले जाएं, इसलिए बनाए गए थे कि 2 चीज़ें थी। कराची में 7 इंडस्ट्री जोन है, पहले समझना है हमें, वहाँ पे हमें चाहिए, आग लग जाती थी तो अब फायर ब्रिगेड अगर जाती थी, पानी ख़त्म हो जाता था और वो परेशान होते थे। उन्होंने पहला सिस्टम था कि जो वहाँ आग लगे तो फायर ब्रिगेड को बैकअप पानी के लिए इन्होंने हाई ट्रेंड बनाना शुरू किए। उसके साथ उस हाई ट्रेंड का ये काम रखा कि वो इलाके में जिस इज़ला में वो बनेगा हाई ट्रेंड, तो उस इज़ला में पानी कम है तो एक टैंकर जो है सरकारी रेट पे बेचेंगे। तो ये तो पाकिस्तान है और ख़ासतौर से कराची है, और कराची जिसके मातहत है वहाँ तो कारोबार होगा। पानी बिकता है सरकारी रेट 1000 गैलन का है 1560 रुपए, कितना है? 1560। और आप एक टैंकर पूछे कितने का आता है? 5000 रुपए का। ठीक है, अब वो गरीब आदमी, आपको मैं बताऊँ, कैमरा मैन यहाँ पे हैं हमारे, मुख्तलिफ जो है औरंगी कोरंगी लांडी मलिर शाह फैसल, जहाँ आप 80-80 गज़ के मकानों में रह रहे हैं, पूरा मोहल्ला मिल के पैसे देता है, उनकी जेब में पैसे होते हैं। आप पानी नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। आप यहाँ पे सड़कों का निज़ाम नहीं, हम सवाल उठाएंगे। आप सीवरेज का निज़ाम नहीं देंगे, हम सवाल उठाएंगे। आपकी कोताहियाँ 2016 से वाटर बोर्ड का जो काम है K4, 8 साल हो गए, मंसूबा मुकम्मल नहीं, सवाल उठाएंगे। अगर आपको बुरा लगता है तो आप उसका जवाब दें और ये बताएं कि पानी की सप्लाई बेहतर करने के लिए कब होगा। बजट में हम लोग सब बैठे हुए थे, हमने सब काम किया। K4 के लिए 5 अरब रुपए वो पिछले सालों से लगा हुआ। वो भाई 170 अरब रुपए का मंसूबा है। अब इतना बड़ा हाथी आपने पाला हुआ है, उसमें आप 5 अरब रुपए दे दें, सवाल उठाएंगे कि क्या 5 अरब में क्या कर लेंगे आप। कराची को पानी की ज़रूरत है,
कराची की आबादी बढ़ गई है, कराची की डिमांड को फिलफिल करना पड़ेगा, पानी की सप्लाई बेहतर करनी होगी, सीवरेज के निज़ाम बेहतर करना होगा और आपकी कोताहियाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने बस ये इकदाम किया है, सीट वेव में के कैंप्स लगा दिए हैं। पानी की फरामी कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, कहाँ गैर कानूनी तरीके से पानी बिक रहा है, ये सब जो है प्रायोरिटीज़ क्यों नहीं है? फ़हीम सिद्दीकी साहब, क्या इतने इमेच्योर हैं हमारे सियासतदान के इनको जो रूट कॉज है वो नज़र नहीं आ रहा होता और कॉस्मेटिक्स मेजर्स जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं? जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो फ़हीम भाई, जाने से पहले सवाल यही था कि ये जो सीरियसनेस का मुजाहरा क्यों नहीं किया जा रहा, असल रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश ही नहीं करते और ये वाटर कॉरपोरेशन का जो असल काम है वो उधर क्यों नहीं जा रही? ये सबीरें लग रही हैं, ये सब ठीक है, कर लें आप ये सब कुछ, लेकिन असल मसले का हल नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, हल जो निकलना है वो चुटकी बजाते तो नहीं निकल सकता। अब इस स्टेज पे आके चुटकी बजाते तो नहीं निकल सकता, सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। लेकिन ये हल जो है पिछले 10 सालों में निकल आना चाहिए था। मेरा इशारा जो है वो K4 की तरफ है कि पानी आपको शहर की ज़रूरत के मुताबिक उसे पहुंचाना है, लेकिन आप K4 मुकम्मल नहीं कर पाए, आपको कैंजर झील से कराची तक पानी लाना था। अब आप मुतबादिल के तौर पर जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हब कैनाल से आपको रोज़ाना 100 मिलियन गैलन पानी मिलना होता है, वो एक माहदे के तहत है, हब डैम से आपको मिलना है। उसमें चूँकि कैनाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आपको वहाँ से जो है वो 68 मिलियन गैलन पानी तकरीबन जो है वो मिलता है। अब आप जो है वो कह रहे हैं कि आप नई हब कैनाल डालेंगे ताकि कराची को जो है पानी जो है वो यहाँ से मिल सके, लेकिन ये कितना होगा? 100 मिलियन गैलन पानी, सिर्फ कराची की ज़रूरत 1 अरब 25 करोड़ गैलन पानी। तो ये सीरियसनेस का मुजाहरा वाकई अगर करना भी चाहें तो इस वक्त नहीं कर सकते। अगर कहीं सीरियसनेस है भी तो उसके तहत वो कुछ कर नहीं सकते, चुटकी बजाते कुछ हो नहीं जाएगा। अब आपको करना यह है कि आप K4 के ऊपर फोकस कर लें। आप जो हाइड्रेंट्स का सिस्टम है उसके ऊपर जो है आप कुछ ऐसे इनकलाबी इक़दाम करें कि हाइड्रेंट्स के ज़रिए भी शहरियों को पानी मिलना शुरू हो और ये पानी जो है वो कम रेट्स के ऊपर मिलना शुरू हो। सरकारी रेट्स को आप जो है वो कम करें, उसके ज़रिए लोगों को ये इत्मीनान हो कि अगर उनके घर में लाइन से पानी नहीं आ रहा तो उन्हें टैंकर के ज़रिए जो पानी आ रहा है वो कम अज़ कम उन्हें जो है वो अर्ज़ा कीमत पे मिल रहा है। तो ये इस वक्त यही हो सकता है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। ये तो हो नहीं सकता कि मुर्तज़ा वहाँ फरहाद का तेशा लेकर जो है वो कोई नहर खोदना शुरू कर दें और वो जो है कराची को पानी पहुँचा दें, K4 बना दें। ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है। जो होना था वो पिछले 10 साल में होना था, 10 साल में नहीं हुआ। सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर हो चुकी है। तो आगे 5 साल का प्लान क्या है? अगले 5 साल में K4 बनना है। तो कहाँ है? 5 अरब रुपए में बन जाएगा? देखिए 5 अरब भी नहीं, वही वाली बात है ना भाई, आप ये देख लेना। मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, इस साल के बजट में K4 के लिए फूटी कोड़ी नहीं रखी गई। वो तो कह रहे हैं 5 अरब रुपए रख वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो है वो जो आपके इंटरनेशनल डोनर्स हैं उन्होंने अब K4 को कंप्लीट करना है, तो वो जो कुछ भी करेंगे और जो पैसा रखा गया है वो बेसिकली जो है वो सर्कुलर रेलवे के लिए ज़रूर उन्होंने रखा है कुछ पैसे। वो सर्कुलर रेलवे के लिए भी जो उन्होंने पैसा रखा है वो बेसिकली उसकी फिजिबिलिटी तैयार करने के लिए, उसकी कंसल्टेंसी के लिए रखे हैं। तो खैर वो एक अलग वो है बहस है। चलो, अभी आपने एक नया शोशा छोड़ दिया सर्कुलर रेलवे, उसकी अब ऐसे तो नहीं जा सकते। फिजिबिलिटियाँ कब तक तैयार होंगी? ये सब कुछ कब तक होगा? ये मुझे गुज़िश्ता 2 साल पहले भी हमने देखा, रेलवे ट्रैक्स की बहाली देखी, लोकल जो है वो क्या होते हैं जंक्शंस को रिवाइव होते हुए देखने की कोशिश की गई। मैंने खुद शोज़ किए कि जी अब बहाल हो गया, ट्रैक्स पे काम हो रहा है और सब जो है ना वो दोबारा से 80s में पता है सर्कुलर रेलवे चला करता था इस शहर में। बिल्कुल, जिसकी आप बहालगी की बात कर रही हैं, सर्कुलर रेलवे चला करता था और 80s में 1-2 ट्रेनें नहीं चलती थी, 104 ट्रेनें सर्कुलर रेलवे के ट्रैक के ऊपर चला करती थी। कराची के शहरी उससे मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। फिर एक बुरा वक्त आया और ट्रांसपोर्टर्स के साथ, माफिया के साथ मिलकर जो है ये ट्रेन को जो है वो बंद कर दिया गया। आज आप जब कोशिश करेंगे सर्कुलर रेलवे चलाने की, आपको इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट माफिया यहाँ पर एक माफिया है। शहर में जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है उसके दोनों अतराफ कब्जे हो चुके हैं, जो उसके स्टेशंस थे उन पर कब्जे हो चुके हैं, तजावुज़ात इतनी बड़ी तादाद में कायम हो चुके हैं कि आप उन्हें एक दिन में नहीं हटा सकते। जापान और चाइना दोनों ये चाहते हैं कि आपके यहाँ जो है ये होना चाहिए, दोनों की जानिब से फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स दी गई हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस दफ़ा चंद करोड़ रुपए जो है उसके लिए रखे हैं कि वो उसको जो है उसकी कंसल्टेंसी के ऊपर खर्च होंगे और किसी वक्त जाके जो है सर्कुलर रेलवे के ऊपर जो है वो पेपर वर्क तैयार होगा।
तो फिर मैं 2 वही साल कहूंगा पहले भी कि मैंने ये सब संजीदगी- कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा है फ़हीम भाई, और ये सब कुछ काम भी होता हुआ पुरानी देखे, बात। लेकिन ख़त्म। 80s में ट्रेनें चलती देखी हैं आपने? जुमला नहीं सुना इन्होंने, मैंने क्या बोला। आपने कहा मैंने खुद होते देखा है। 2 साल पहले जी, जो रिवाइव और कंसल्टेंसी की आप बात करें, जी, तो बिल्कुल। रिवाइव होने की बात करने का कई बात आप मरतबा कर रहे बनी हैं। ऐसी रिपोर्ट, कई दफ़ा रिपोर्ट्स बनी, जायका काम ने शुरू बनाई। हुआ, लेकिन बस वो 1-2 स्टेशन पे आपको जो है ना नज़र आता है, उसके बाद ख़त्म। ऐसा ही तो ये अभी सर्कुलर रेलवे के मामलात हों, वही वाली बात है ना, शहर अब तक महरूमियों में ही है। और फ़हीम भाई ने कहा ना जी, पिछले 10 साल में जो नहीं हो सका, अब हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये आगे 10 साल का भी कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है अशरफ खान साहब, कि आपको बजट में या सिंध हुकूमत के आने के बाद या अपने मंशूर के बाद, सियासी वादों के बाद कोई एक भी चीज़ प्रैक्टिकली होती हुई नज़र आ रही है। फिर वही वाली बात आ रही है, सोलर पार्क्स बना दिएंगे और फलाना हो जाएगा, बिजली को कंट्रोल कर लेंगे, पानी ऐसे। क्या हो रहा है भाई? 15 साल से सिंध में किसकी हुकूमत है? यही है अब अगले 5 साल किसकी हुकूमत है? यानी 20 साल बाद अगर मैं पूछूं, जो मैंने सवालात किए इससे पहले, तो किससे पूछेंगे? मतलब चाइना, जापान, हांगकांग, मतलब अफगानिस्तान की हुकूमत, किससे पूछेंगे? जो आप लोग हैं, आप लोग जवाब दे हैं। कल जब असेंबली सेशन चल रहा था, उसमें 1-2 चीज़ें जैसे डिस्कस हो रहा है सर्कुलर रेलवे की, आप हैरान होंगी। वहाँ मतलब असेंबली सेशन चल रहा है, उसमें आगा सिराज दुरानी साहब ने एक चीज़ बोली जिसे मुझे मतलब कि वो लाइव कट हुआ, और जब मैंने सुना तो मुझे अजीब सी हैरानगी हुई। कह रहे हैं कि भाई शर्जील साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट और ये सारा जो ये है, तो आप ट्राम चलाएं कराची। यहाँ मोटरसाइकिल चलने की जगह नहीं है, जिस शहर में ट्राम चला दें आप। कोई मतलब अछूती बात नहीं है, सारी दुनिया में ट्रैफिक है अशरफ खान साहब। मसला ये है कि उन्होंने प्लान किया हुआ है, और जो ट्राम्स चल रही हैं या मोनो रेल्स चल रही हैं, उसके लिए ट्रैक सिस्टम अलग लगाए गए हैं, उनको उस तरह से मैनेज किया गया है। सर्कुलर रेलवे की अगर हम बात करें तो ट्रैक्स मौजूद हैं, हमारे पास सिर्फ उसको रिवाइव करना है। लेकिन हमारी जो है ना, कोई तवज्जो ही नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं। ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से USA, जापान और जो है ना चाइना से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन हमारे वेरी क्विकली फ़हीम भाई, बैंकॉक में जल्दी से क्विकली आपको बताऊं कि क्या करने बैंकॉक गए में थे? 4 से 5 जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अंडरग्राउंड अलग है, ऐसे रोड्स पे चलने वाले वो अलग हैं, ट्रेन सिस्टम अलग है, एलिवेटेड अलग है। इवन मुझे हैरानी ये हुई थी कि बैंकॉक में हम जिस होटल में ठहरे थे वो 7 स्टार था, अच्छा खासा हाइट पे था। उसके बिल्कुल साथ जो है वो लियारी नदी की टाइप की एक नदी थी, उस तक के अंदर जो है वो कश्तियाँ चल रही थी और लोग उसमें सफ़र कर रहे थे। उन्होंने टूरिज्म के लिए भी रखा हुआ है ना उसको, तो एक एक्टिविटी बना दी। हमारे यहाँ भी तो अभी शुरू हुआ ना पीछे, क्या नाम था उस पार्क का, उसको रिवाइव करना, वहाँ पे कश्तियाँ चलाएंगी। यार मेरे जहन से वो नाम निकल गया, बड़ा अच्छा सा बेनज़ीर पार्क के पीछे वो जो पानी जहाँ से जा रहा है उसका नाम जी निकल बिल्कुल, जी है ना। तो उसमें भी यही प्लान था, लेकिन वो प्लान ही अभी देखेंगे कब उस पर अमल दरामद। और फिर मैं कभी बात करूँगी तो आप कहेंगे इतनी पुरानी है। याददाश्त मेरी अच्छी है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे जो है ना वो माल के हाल पर भी नज़र डाल लेते हैं कि आज करेंसी रेट्स क्या हैं। वेरी क्विकली दिखाइए। इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि यूरो, अभी सब करेंसी जो है ना वो स्टेबल हमें नज़र आ रही है। 297.2 नीचे आ गया यूरो, कैनेडियन डॉलर 205, सऊदी रियाल 73.85 नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। US डॉलर स्टेबल है 280.6 पे। और जो है वो जाते जाते इनाया तजम्मुल है, आज उनकी बर्थडे भी है। इनाया को बहुत सारी मुबारकबाद। जैसे शरारतें करते हो वैसे बहुत सारी शरारतें करते रहो। ये सबसे नॉटी जो है ना वो बच्चा है, और ऐसे ही जो है ना वो नॉटीनेस बरकरार रखें, और अल्लाह ताला जो है वो नसीब बेटियों के अच्छे करें। साथ साथ जाते जाते वेदर की सूरत हाल पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो आइए दिखाइए कि आज वेदर कंडीशन शहर में क्या होंगी। तो मौसम की सूरत हाल आज थोड़ी सी कमी नज़र आ रही, 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होगा। आगे जाके दिन में क्या सूरत हाल होगी वो भी हम देखेंगे। कहा जा रहा है कि बारिश होगी, फ़हीम भाई ने कहा नहीं होगी। अब देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल होगी, कल फिर पूछेंगे कि क्या रहा सिचुएशन। लेकिन आप सब अपना ख्याल रखें, और जो है वो अपने जो है वो हीट वेव से बचाव के लिए ज़ाती तौर पर इक़दाम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब। फ़हीम भाई आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज 26 जून है, और 26 जून को इंसदाद मंशियात का जो है वो आलमी दिन यानी इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे मनाया जाता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सोसाइटी है इसमें नशा आवर लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और हर तरह का नशा इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आ रहा है हमें, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सोसाइटी में नशे की वजह से जो है ना बहुत सारी और बुराइयाँ जन्म लेती हैं। अगर हम फिगर्स की बात करें तो जी
इसको कंट्रोल करने के लिए अभी हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में बहुत सारे इजलास हो रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है वो इससे बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ तो हम यकीनन आगे जाके शो में इस पर बात करेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ये जो नशे में आदी अफराद लोग हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है और माशरे का कारामद शहरी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम कुछ दुनिया की मिसालें सामने रखें तो चाइना ने जो है वो हुकूमत ने कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जी पाबंदी लगाई गई, ड्रग्स के ऊपर जो है पाबंदियाँ लगाई गई और जो है इसको बिल्कुल डिस्करेज किया गया। तो चाइना की जो यंग जनरेशन है उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया और उनकी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ और चाइना ने तरक्की की। इंडिया है, अमेरिका है, इसकी पॉपुलेशन जो है यकीनन पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा जो रेशो है वो पाकिस्तान में नशा हो रहा है। हालांकि अगर बात की जाए इंडिया में बहुत कॉमन है, US में बहुत कॉमन है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में नशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी जो रेशो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। गुटखा फ़रोख्त हो रहा है, पान छालिया का इस्तेमाल हो रहा है, सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है, शराब नोशी आम है और जो दीगर क्रिस्टल, आइस और कितनी तरह के नशे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। और इस वक्त तशवीश की बात यह है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ तक जो है ना ये नशा बहुत ज़्यादा आम हो गया और कॉमन हो गया और इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या सद्देबाब करने की ज़रूरत है, क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों पर काम करेंगे। और अगर कोई शख्स इसमें मुब्तला हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी को कैसे बचाया जा सकता है, उसको आम लोगों के साथ कैसे शामिल दोबारा किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात होगी। मेरे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, खालिक अंसारी साहब हैं, आप पुलिस SHO भी हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ भी एसोसिएट हैं। वेलकम टू द शो खालिक अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप हज करके वापस आए हैं और यकीनन उम्मीद है कि आपका हज अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपको इसकी बहुत सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मेरे साथ जो है वो दिलावर खालिक भी मौजूद हैं। आप सनशाइन रिहेबिलिटेशन सेंटर से वाबस्ता हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और हम ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माशरे को कि जब कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसको सही जगह पहुंचाकर सही इलाज कराने की ज़रूरत है। तो बीमारी बहुत बढ़ गई है, इलाज क्यों करवाया जा रहा है, नहीं करवाया जा रहा है, इस हवाले से दिलावर से आज बात होगी। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम दिलावर, कैसे हैं आप? थैंक यू। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो रेशो है दिलावर, स्टार्टिंग विद यू, क्योंकि आप बराह रास्त इन लोगों से जो है वो कम्युनिकेट करते होंगे, आपके सामने केसेस आते होंगे। जैसे मैंने भी आगाज़ में कहा कि इंडिया और अमेरिका से भी ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि नशे की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अल्कोहल कम होगा लेकिन दीगर जो है वो सूरतों में नशा हो रहा है। डू यू अग्री विद दिस और क्या सूरत हाल इस वक्त सोसाइटी में हमारी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूँगा। जिस तरह आपने कहा कि वो हमारा बहुत ज़्यादा रेशो जा रहा है, तो इस तरह 2020 में UNODC की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान में 7.6 मिलियन जो है ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से 22% जो है वो फीमेल्स भी इसमें हैं। अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया था कि 40,000 की ईच ईयर ग्रोथ भी आ रही है। तो इस हवाले से अगर हम रिहेबिलिटेशन की बात करें तो अगर हमारे कराची में सबसे ज़्यादा सेंटर्स हैं, हम अब तक जो है एक साल के अंदर 1200 या 1500 पेशेंट्स को ही सिर्फ केटर कर पा रहे हैं। और ग्रोथ को अगर हम देखें तो 40,000 की ग्रोथ है और 7.6 मिलियन तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको केटर करना बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे लिए भी और मतलब हुकूमत के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ वैसे वाकई रिहैब्स बहुत कम हैं, उसकी वजह क्या है? क्या इस तरफ तवज्जो नहीं है, वसाइल नहीं है, या लोगों की अप्रोच नहीं है अपने प्यारों को लेके कि वो ठीक करवाना चाहते हो, बस ठीक है नशे की लत में लगे, उम्र नहीं था ना, घर से निकल गए, चले गए, बाहर निकाल दिया, तो क्या वजह क्या है? अच्छा, असल में ना वसाइल की कमी है। एक तो ना इनको एक शेल्टर मिल जाता है। सनशाइन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इनसे शेल्टर छीन ले, यानी कि जिस जगहों पे बैठ के नशे करते थे, जहाँ इन्होंने 20-20 साल नशा किया, जिन जगहों पे बैठ के, हमने उन जगहों को ट्रांसफॉर्म किया रिहेबिलिटेशन सेंटर में। यानी कि 20 साल जो मज़ीद आगे चलना था, जहाँ मज़ीद यूथ ने आके नशा करना था, हमने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया और वहीं पर ही उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने कोई सेपरेट जगह नहीं ली, हमने उन्हीं जगहों को ट्रांसफॉर्म किया। सबसे बड़ी हमारी कंट्रीब्यूशन होगा अब तक। नहीं तो कैसे आपने किया? ये नालों के कोनों पे बैठ के नशे कर रहे होते हैं, ये ब्रिजेस के नीचे बैठ के नशे कर रहे होते हैं, ये हर गली कोने के नुक्कड़ बड़े मैदानों में बैठे होते हैं, सरकारी स्कूलों में कब्जे करके नशे कर रहे होते हैं। कुछ बिल्डिंग्स को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
तो उन बिल्डिंग्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया, वहीं पर ही हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। इस तरीके अब वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जनाब खालिद साहब, आपसे जाते वक्त सवाल ये था कि क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाती। पाबंदी है लेकिन सप्लाईज आम है, कॉमन है, हर इलाके, हर गली, हर मोहल्ले, स्कूल्स, कॉलेजेस में मिल रहा है, बहुत आम है नशा। तो ये जो नशावर चीज़ें हैं, क्यों सप्लाई से पाबंदी नहीं लगाई जाती? कहाँ से आ रहे हैं? क्या पुलिस अनअवेयर है, मालूम नहीं है? एक्शन क्यों होता हुआ नज़र नहीं आता खालिद साहब? दरअसल अभी तो गवर्नमेंट ने बड़ी तवज्जो दी है। हमारे मिनिस्टर साहब हैं शर्जील मेमन साहब, वो उनकी बड़ी वो सेमिनार भी कर रहे हैं और उस पर मीटिंगें भी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जब अमन अमान के 2 इजलास अभी रिसेंटली हुए हैं तो उसमें बड़ा मंशियात पर और इसकी रोकथाम के लिए स्ट्रिक्ट जो है ना वो इकदाम करने का कहा है। तो अब उन्होंने जब इस तरीके से कहा है तो शायद अब कुछ रुका, और फिर उसकी वजह ये है जो आम हो रही है कि एक शख्स जो है ना वो आप पकड़ नहीं पाते डीलर को। होता ये है कि ना अगर एक आदमी ने 10 पुड़िया ले ली और वो लेकर जा रहा है और अपने 10 आदमियों के साथ बैठ गया, उसने अपने लिए फ्री की निकाल ली और बाकी बेच दी। अब बताएं हम उसको पकड़ते तो वो तो ड्रग एडिक्ट है, डीलर तो फिर नहीं मिलता, फिर उसके ऊपर फिर डीलर हैं तो वो चेन बनते बनते जो है ना बीच में टूट जाती है और डीलर जो है वो भाग जाता है। इतना उसका मौका मिल जाता है कि वो निकल जाता है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम भी सप्लाईज बंद कर दें तो हम भी चीन की तरह या दीगर ममालिक की तरह जो है वो इस सिचुएशन के पे काबू पा सकते हैं? इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इदारे कोलैबोरेशन नहीं है, इदारे साथ मिलकर काम नहीं कर रहे और इस तरह से सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। क्या लगता है आपको? मेरे अंदाजे में अगर गवर्नमेंट जो है ना इस इलाज को फ्री कर दे, टोटली फ्री कर दे कि जिसको आना है रिहैब सेंटर में दाखिल हो और फ्री इलाज है, फ्री खाना, सब चीज़, तो मैं समझता हूँ कि ना आधे से ज़्यादा तो मैं कह रहा हूँ कि ना ख़त्म हो जाएगा। वो इसलिए कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि ना वो अपना इलाज करा सकें। हम तो सिर्फ अगर लेते भी हैं तो 130 रुपये ले रहे हैं, 130 रुपये पर डे। 130 रुपये में आप बताएं कि ना हम उनको क्या चीज़ दें, मेडिसन, खाना, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास 500 आदमी के करीब है, तो हम इन्हीं से लेते हैं और हमें कोई डोनेशन नहीं देता, ना हमारे साथ कोई ऐसा लोग हैं कि कोई हमें सपोर्ट करते हो, कुछ नहीं। इन्हीं से जो लेते हैं इन्हीं को खिलाते हैं, इन्हीं से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जितनी भी जगह हमने ली हैं ये सब हमने खुद बनाई हैं, किसी ने बना के नहीं दी, गवर्नमेंट ने बना के नहीं दी, हमने अपने बलबूते पे बनाई है। शौक़ की हद इतनी है कि मैंने अपने घर के अंदर भी रिहैब सेंटर खोला, फिर मैंने अपने बच्चों को भी रिहैब सेंटरों में लगा दिया कि बस एक शौक़ है तो उस पर एक नियत है कि अल्लाह पाक इसको कबूल कर ले, और ये खिदमत भी एक जज्बा है, जहाँ इबादत जज्बा है इस तरह खिदमत भी कितना जज्बा मुश्किल है दिलावर, और एक कितना अरसा लगता है कि एक जो सिवियर किस्म का नशा करने वाला फ़र्द है उसको वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाते में कितना अरसा दरकार होता है और कितनी एफ़र्ट्स लगती हैं? अच्छा, एक इसको ये है कि जो इंटरनेशनल है वो 3 मंथ्स का होता है कि अगर 3 मंथ्स वो ड्रग से दूर रहे तो वो ये है कि वो सोसाइटी का नॉर्मल हिस्सा हो जाता है। जैसे फिर मैंने कहा कि जब वो बाहर जाता है तो सोसाइटी के डिफरेंट टेंट्रम्स और वो कमेंट्स जो उसको पास हो रहे होते हैं वो उस चीज़ को दोबारा ट्रिगर कर देते हैं रिलैप्स होने में। सो इसमें एफ़र्ट ये लगती है फिर डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, सो हर एक की रिलैप्स प्रिवेंशन डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसको काउंसलिंग या उसकी थेरेपी करने के लिए। तो 3 मंथ्स के अंदर एक अगर ड्रग एडिक्ट से इवन 1 मंथ के अंदर भी कुछ हो जाते हैं, इवन कितना भी सिवियर हो, अगर 10 to 12 ईयर्स भी अगर किसी का इतना सिवियर है तो 1 मंथ के अंदर भी हो सकता है। तो रही बात जैसे आपने सप्लाई की तो सप्लाई भी अगर रुक जाए ना तो वो बाहर निकलेगा, जब उसको मिलेगी ही नहीं तो वो एक नॉर्मली शहरी बन के रहेगा। अब ये होता है कि वो उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना, जब आप सप्लाईज रोक देते हैं तो वो किसी भी तरह का काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, उनको किसी भी तरह नशा चाहिए। अब रिहैब सेंटर में भी जब इस तरह का आप एटीट्यूड और बिहेवियर्स देखते हैं तो उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से जना उनको समझाते हैं, क्या करते हैं उनके साथ इस तरह? क्योंकि वहाँ तो आप जाहिर सी बात है नशा तो नहीं प्रोवाइड करेंगे उनको। डिफरेंट रिहैब सेंटर है वो नशा देते हैं, मतलब कम मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अगर वो 1 ग्राम पर डे लेता है तो 0.51 ग्राम एक दिन दी, फिर नेक्स्ट डे फिर रोकी, इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता करते। तो हमारा बिल्कुल ही नो ड्रग्स है हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर। तो जब वो आ जाता है तो हम उसे कंट्रोल करते हैं, काउंसलिंग इनिशियल हमारी होती है। हमने नया कॉन्सेप्ट निकाला, हम तबलीग जमातों से हमारे ताल्लुकात हैं, तो हमें मस्जिद की तरफ
5 टाइम की उन्हें नमाज़ें पढ़वाते हैं, फिर उन्हें तालीम देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग आपस में कराते हैं, ग्रुप थेरेपी कराते हैं 10 लोगों की। तो इससे वो जो है ना रिकवर हो जाता है 1 महीने के अंदर, 2 महीने। बगावत का फैक्टर तो लेकिन अंदर रहता है, मैंने बहुत देखा है कि रिहैब से लोग भाग जाते हैं। ये होता है, मतलब ये इनिशियल फेजेस में होता है, यानी कि जो इनिशियल 10 डेज़ होते हैं उसमें उसको यही थॉट्स आ रही होती है कि मैं किसी तरीके से भाग जाऊँ, इवन सुसाइड कर लूँ। वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। इवन कि अगर आप उन्हें केज में भी बंद कर लेना, उस केज को भी तोड़ने के उनको आप कोई वो ना दें, वो सिर्फ किसी कपड़े से भी उस केज को तोड़ लेते हैं। इनके इतने माइंड इतने शार्प होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो बड़ा एक मुश्किल काम होता होगा एग्जैक्टली इनको हैंडल करना। तो आप लोगों के साथ कितने मेंबर्स हैं, कितने टीम मेंबर्स हैं जो कि इस वक्त इस सनशाइन उसमें रिहैब में काम कर रहे हैं? देखिए, पुलिस की तरफ से हमें जो डिप्लॉयमेंट है वो 17 है। फर्दर डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और हमारी अदर टीम मेंबर्स को मिला के और वॉलंटियर्स भी होते हैं तकरीबन हमारे पे, तो 52 की टीम चल रही है अभी फ़िलहाल हमारी। तो 52 मेंबर्स हैं जो इस पूरे रिहैब 5 सेंटर को मैनेज कर रहे हैं। ये जगह जगह जो हमारे यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एज ग्रुप क्या है, पहले तो आपके पास जो लोग हैं ये बताएं। एज ग्रुप हमारा 13 से लेके 50 तक है। 13 ईयर्स। स्कूल गोइंग बच्चे? जी, उसको भी 4 साल हो चुके थे कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व था जब हमारे पास वो केस आया। 4 साल पहले, मतलब 13 का अब है ईयर्स वो? में हमारे पास आया, उसने बोला मुझे 4 साल हो गए। हिस्ट्री जब हमने ली तो उसने कहा मुझे 4 साल। ओह माय गॉड, इसका मतलब हुआ कि उसकी उम्र होगी 9 साल। 9 साल? 9 साल से उसने स्टार्ट कर दिया था। तो कहाँ नशा कर रहा था, किस तरह का नशा कर रहा था, क्या है जरा उसके जो बारे में? सबसे बड़ा फैक्टर आता है, अगर हम इनसे हिस्ट्री लेते हैं तो ये कहते हैं कि हमें फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिल गया था। फ्रेंड्स पीते थे क्योंकि ये एक किस तरह का नशा कर रहा था? क्रिस्टलाइज। तो वो जो ये जिनसे भी अगर आप पूछें, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, वो यही कहते हैं कि हमारे सर्कल ऐसा था कि हम जब एक साइकोलॉजी इम्पैक्ट है कि अगर हम किसी ग्रुप का पार्ट होते हैं तो जो वो कर रहे होते हैं हम भी उसको एक्सेप्टेंस के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो वो कर रहे हैं, ताकि मैं भी वही करूं और मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा माना जाऊं। तो इस तरीके से ये एक चेन बनती है। इस तरह अगर मैं ड्रग एडिक्ट्स, मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये ड्रग्स इंड्यूस कराऊँ ताकि फिर आप से मेरी चेन बनेगी। आप फिर एक दफ़ा मैं आपको फ्री में दूंगा, नेक्स्ट टाइम आपसे पैसे ये मांगूंगा। जो बड़े बच्चे, बड़े लोग हैं, ये तो चले स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ से इतना पैसे? आइस और क्रिस्टल का नशा कोई मेरा तो नहीं ख्याल कि सस्ता नशा है, महंगा नशा है। कहाँ से पैसे आते हैं, क्या करते हैं? घर वालों से ले लेते हैं? ये स्कूल को, मतलब हैरान हूँ 9 साल की उम्र से अगर वो कर रहा है। घर से लेते हैं। इनिशियली ये घर से मांगते हैं, जब घर से लेना मिलना बंद हो जाता है तो घर की चीज़ें चोरी कर लेते हैं या घर से पैसे चुरा लिए। अगर पैसे भी वो बंद कर देते हैं तो वो चीज़ें जो पड़ी होती हैं ना वो बेच के वो अपने नशे को पूरा करते हैं। और अगर घर से भी अगर उन्हें पैसे मिलना या चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं तो फिर वो बाहर स्ट्रीट क्राइम की तरफ आ जाते हैं। ये जो जनरेशन तबाह हो रही है खालिद साहब, और ये इतने छोटे बच्चे, तो एक केस होगा, ऐसे कई केसेस आपके सामने होंगे यकीनन। कोई केस बताइएगा भी ऐसा कि जो है ना कोई बहुत ही अलग तरह का केस और उसको बहुत मुश्किल से आपने सॉल्व किया, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं और वो आम हालत में वापस भी आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन खालिद साहब, अगर इसी तरह रहा, ये मुझे तो तशवीश सबसे ज़्यादा इस बात पे कि देखें ये जो स्कूल कॉलेज और जो छोटे बच्चे जब ये यंग जनरेशन से इस चीज़ में पड़ जाएंगे, लत में लग जाएंगे, तो आप भी देखेंगे कितनी तबाही होगी और हो भी रही है हमारी जो नौजवान नस्ल है। ऐसे एक 13 साल का बच्चा था, मैं सचो था, तो वहाँ पर एक साहब लेकर आए और रो रहे थे बहुत। उनके अपने फैमिली मेम्बर? उनका अपना बेटा था। अच्छा। तो उसने आकर कहा कि नहीं, इसको बंद कर दे, इसको जेल भेज दो। तो मैंने इसको जेल क्यों भेज दूँ? तो उसने कहा बस इसने जो किया है ना, आज रोज चले जा रहे थे और वो बता रहे थे। तो मैंने कहा पहले ये बताओ तो सही कि वजह क्या है। मैंने रिहैब सेंटर है उसमें दाखिल कराया। बोला नहीं, इसको जो है जेल भेजो। मैंने बोला ऐसा क्या किया इसने? तो मैंने बोला जब तक बताओगे नहीं तो मैं भेजूँगा नहीं। तो उसने कहा कि ना ये इसने जो है ना आज वो काम कर दिया कि जो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मैंने बोला ऐसा क्या किया? तो उसने कहा कि ना इसने आज जो है पहले तो मेरी बैटरी चोरी, मेरे पास रिक्शा है वो किस्तों का है और वो वही चलाता हूँ, उससे जो गुजारा है, और उसी में से मैं इसको नशा के पैसे भी देता था या जो भी चीज़ें है इसको मैं देता था। तो ये कभी मैं नहीं देता था तो ये बैटरी चोरी कर लेता, सीट चोरी कर, कुछ ना कुछ बेच के अपना नशा पूरा करता था। तो मैंने आज क्या कर दिया? उसने बोला आज इसने ये किया कि मैंने, इसने मांगे मैंने नहीं दिए, तो इसने क्या किया, उसी में से पेट्रोल निकाल के पूरे रिक्शे को चला दिया।
तो वो ऐसी चीज़ें सुन के बड़ा वो होता है। ऐसा ही है। एक माँ थी तो वो मैं उनसे सुनता हूँ कि हमारे पास है ना 7 दिन तक तो वो डिटॉक्स में रहता है, यानी तोड़ में रहता है, बड़ी तकलीफ़ में रहता है और बल्कि तोड़ फोड़ भी करता है बहुत। तो हम उसको जब संभालते हैं तो हम घर वालों को कहते हैं कि भई आप जो है 21 दिन के बाद आना, फिर मिलना। तो 21 दिन के बाद मुलाकात कराने का मकसद ये होता है कि वो तड़पता है, वो 7 दिन में तो वो ठीक हो जाता है। तो खाना उसका फिर एक आदमी 5 आदमी का खाना खा जाता है, इतना उसको भूख लगती है। फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, हम उसको लौकी का पानी से गरारे कराते। तो इस तरीके से वो हमने कहा 21 दिन के बाद आया करो मिलने के लिए, ताकि इमोशनल भी हम देखते हैं कि वो इनके जज्बात क्या होते हैं। तो मैं बैठा था तो मुझे एक खातून आई, पठान थी, तो उस बुरखे में थी। तो उसने आकर बोला कि मैंने बोला अम्मा मैंने कहा था कि भाई आप 21 दिन के बाद आना, आप जल्दी क्यों आ गई, 3 दिन में आ गई। तो उसने बोला बेटा मैं उससे मिलने नहीं आई, मैं तेरे से मिलने आई हूँ। मैंने बोला मेरे से क्यों मिलने आई हूँ? उसने कहा कि ना मैं ये बताने आई हूँ कि मैं 15-20 साल से सुकून से सोई नहीं थी जब तक ये नशा करता था। तो आज मैं 3 दिन से सुकून से सो रही हूँ। सही बात है, पूरी पूरी फैमिली यकीनन सफ़र कर रही थी। तो ऐसे इनके जो हम देखते हैं ना इमोशनल, वो बहुत अजीब व गरीब इनके वाक़यात होते हैं। फिर ये अपनी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, माँ को मारते हैं, बाप पे हाथ उठा लेते हैं। इतने हमारे पास ही उसने कहा कि मुझे छोड़ दो। बाप ने कहा था कि नहीं इसको अभी हम नहीं लेके जाएंगे, वो ठीक है। हमारे पास देखें अभी जब 1 महीने के बाद जो है ना आप शक्लें देखेंगे ना, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वो नहीं है, ये वही शख्स है। और हम बिफ़ोर और आफ्टर दोनों तस्वीरें लेते हैं। तो एक खातून आई थी, वो भी पठान थी, तो वो उसने कहा 21 दिन के बाद आई। तो उसने कहा मुलाकात करनी। मैंने बोला ठीक है। तो मैं अपने सामने मुलाकात कराता था, वो देखता भी था कि जज्बात क्या होते हैं। तो वो जो बच्चा आता है तो वो उछल के भागता है, माँ से मिलता है और बहन से मिलता है, बेटी से मिलता है, तो उसके एक जज्बात देखते हैं। तो उस दिन वो औरत बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि ना मुझे मिलना है। मैंने बुलवाया, पठान बच्चा था खूबसूरत सा, वो आया, वो खड़ा हो गया, आकर बराबर में खड़ा हो गया। मैं यहाँ बैठा हूँ। तो उसने उसको देखा भी और है ना फिर नीचे नज़रें करके बैठ गई। तो मैंने अम्मा को कहा अम्मा आप मुलाकात करो ना बच्चे से। तो कहले किधर है बच्चा? वो इधर उधर देखती है। फिर उसके बाद है ना मैंने उसको बच्चे को कहा भाई तू आवाज़ निकाल। तो जब उसने आवाज़ निकाली तो उसने जब पहचाना तो वो उससे बहुत रोई, सही बात। दिल के इतना रोई। उसके बाद जो है ना उसने जो है ना मेरे को कहा कि ना अल्फाज एकदम दिल हिला देते हैं। उन्होंने कहा कि ना ये बच्चा मैंने तेरे को दे दिया और इसको तू रख ले, बस ये ज़िंदा रहे। और ये मैं इसको पहचान नहीं सकती, इतना खूबसूरत हो गया। तो सही बात। जब ये अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो इतने खूबसूरत हो जाते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं। कोई हाफिज़ कुरान होता है, कोई प्लम्बर होता है, कोई हमारे पास डॉक्टर भी था, NICVD का एक डॉक्टर भी था। NICVD का डॉक्टर था, एक चाइना से था, एक चाइना का डॉक्टर था। अब वो ठीक है सब? हाँ, लेकिन बात ये है कि ना इनके पास वसाइल नहीं थे, ये इलाज करा नहीं सकते थे। हमारा बिल्कुल ही फ्री इलाज है, हम तो किसी से पैसे भी नहीं लेते, किसी के पास तो ये पैसे भी नहीं होते। तो हम उनको रख लेते हैं कि हम एक तरीके से चला रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, हमारा वास्ता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन बात वही है कि जो है ना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। और इसमें घर वालों की तवज्जो जो है ना, हम कहते हैं निकाल दो, छोड़ दो, घर से बाहर निकाल देते हैं, वो और ज़्यादा ख़राब सूरत हाल पैदा कर रहे होते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी भी और टुवर्ड्स देयर फैमिली भी। तो उन्हें नशा करना होता है, लेकिन रिहैब सेंटर्स की तरफ लेके जाएं ताकि जो ड्रग्स है, मंशियातों से छुटकारा हासिल करें। और फिर वही वाली बात, ये सारी बातें अपनी जगह बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और ये बहुत यकीनन अगर ये सब ना हो तो माशरा और बिगाड़ कर जो है ना वो तरफ बढ़ जाए। लेकिन सबसे बुनियादी तौर पे मुझे ये लगता है कि माँ बाप, कल भी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ बहुत क्लोज़ होने की ज़रूरत है और उन्हें वॉच डॉग बनने की ज़रूरत है कि उनको देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, घर में क्या हो रहा है। हम सब जन अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ खुद क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत कुछ कॉमन है, अभी आपने सब कुछ कहानियाँ भी अपने सामने सुनी है, तो इससे सबक लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच दिलावर और खालिद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद तरक्की दे। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद होगा अगला सेगमेंट।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात कर रहे हैं, सुबह में ही हमने जैसे बात की थी कि हीट वेव का सिलसिला है और इस वक्त कराची में मुझे ऐसा लगता है कि ये हॉट टॉपिक है, क्योंकि हर शख्स, बहुत सारे इश्यूज़ हमने सुबह डिस्कस किए, दोबारा उनको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन बात वही है कि मसाइल का शिकार है। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, गर्मी का मसला है, बाहर जाकर काम करने वाले घर नहीं बैठ सकते, उन्हें रोज़ी कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए घरों से निकलना है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, हमें ख़याल रखने की ज़रूरत है अपनी और अपने घर वालों की। तो किस तरह से रख सकते हैं, हीट वेव से बचाव कैसे मुमकिन है? बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है जब मैं देख रही होती हूँ सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, मज़दूर, रेडी वाला, रक्शे वाला, हमारे अपने जो है ना, हम सब कैमरामैन, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स सब जब फील्ड में जा रहे होते हैं, इंतहाई तपती धूप में सड़कों, बसेस वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, उनमें सफ़र करने वाले, तो इस वक्त ये सब सफ़र कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कुदरत से जंग तो नहीं लड़ सकते, हमें यकीनन उसके साथ कोप अप करना है, इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या कर सकते हैं, बचाव कैसे मुमकिन है? और हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में इन सारे लोगों का, जो मैंने कहा, मैं फिर भूल जाऊंगी, बातें बहुत सारी होती हैं, जहन से निकल जाता है, लेकिन यहाँ मुझे ये बात लाजमी करनी है कि जितने लोगों को अभी मैंने गिनवाया, इसके अलावा बहुत सारे होंगे जो मैं भूल गई। तो इन सब लोगों को, जिसको आप भी समझे ना कि हाँ यार, इसको मैं अगर शायद ठंडा पानी या नींबू पानी ही पिला दूँ, या एक गिलास, 3 डब्बे वाला हम सबकी गलियों में आ रहा होता है, कचरा चुनने वाला आ रहा होता है, हमारे जमादार आ रहे होते हैं, तो अगर हम उन सबको एक गिलास पानी पिला दें, ठंडा शरबत पिला दें, नींबू पानी पिला दें, तो उनके लिए आप समझें बहुत बड़ा एक पानी की बोतल थमा दें। वाटर सप्लाई करने वाले आ रहे होते हैं, आप उनको वाटर बॉटल दे दें क्योंकि वो उनके पास नहीं होता। तो हम सबको ख्याल करने की ज़रूरत है। सब्ज़ी वाले से खड़े होकर बहस ना शुरू कर देंगे, जी 20 रुपये कम कर दो, 10 रुपये, ठीक है अभी लेट गो, थोड़ा सा करें। और आप कर सकते हैं, हम ब्रांड का कपड़ा जाके तो फिक्स रेट में उठा लेते हैं, लेकिन जब सब्ज़ी और तुरई ख़रीद रहे होते हैं, तो अगर वो 120 की देगा तो हम कहेंगे 80 में दे दो, 100 में दे दो। तो प्लीज़ लेट गो करें, बहुत गर्मी है, सब चिड़चिड़े हैं, बहुत परेशान हैं, और अपने एटीट्यूड्स पे भी काबू रखें। तो यहीं से बात का आगाज़ करेंगे कि हीट वेव से बचाव कैसे मुमकिन है और क्या क्या कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, बिल्किस साहबा मेरे साथ होंगी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। साथ साथ हुमैरा भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आपको भी सलाम। तो सबसे पहले कैसे बचाव करना है बिल्किस साहबा? बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब तो गर्मी और लोड शेडिंग ने तबाह कर दिया, घरों में पानी भी नहीं है। अल्लाह से दुआ करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हाँ, वो तो हर वक्त मांगनी, सर्दी गर्मी सब मांगना है सबसे पहले तो। अच्छा, दूसरी बात है, देखें अब ये है ना कि एक गाना है, दुनिया में हम आए तो जीना तो पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके तहत आपने क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो मैं कहूँगी बैक टू द रूट्स। पहले के ज़माने में इतनी लग्जरियस लाइफ तो नहीं थी, लेकिन सुकून था। अब मैं नहीं समझती कि किसी के घर में मटका होगा, नहीं, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा कि मटके का पानी कोई पीते होंगे। हमने अपने अखराजात इतने बढ़ा दिए, खुद बहुत बढ़ा दिए। खैर, ये अलग बहस हो जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जो पीक आवर्स है ना, उससे बचें बाहर निकलने से। अल्लाह का शुक्र है, बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफस्टाइल से मुराद है कि अपने कपड़े भी जो है डार्क कलर्स के नहीं पहने, मलमल के कपड़े, लॉन के कपड़े, पुराने कपड़े वो पहने जो घर पे हैं। हाँ, लेकिन जो मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग जो बाहर जाते हैं, जैसे आपने बात की, सिला रहमी की बात की कि उन पर रहम करें या उनसे बहस नहीं करें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई आप सब्ज़ी वाले से तो मार्जिन करा लेते हो, लेकिन जहाँ पे फिक्स रेट होता है वहाँ पे आप नहीं कराते। अच्छा, अब इस मौसम की ग़िज़ाएँ क्या है? इस मौसम में लौकी का रायता बना के दही के साथ खाएं, वो आपके गुस्से को भी ठंडा करेगा। अच्छा, बिल्कुल। नमकियात का इस्तेमाल भी कम करें और साथ में मीठे का इस्तेमाल भी कम करें, गोश्त का इस्तेमाल कम करें। गले सड़े फल फ्रूट शाम में जाके जो हम ख़रीदते हैं, उससे देखिए अब क्या होगा, जॉन्डिस, टाइफाइड बहुत फैला हुआ, बेतहाशा फैला हुआ है। अब टाइफाइड के लिए ये है कि देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप सफाई निफ्स ईमान है, आपने लाजमी जो है ना हाथ हैंड वॉश करना है। जिन्होंने नाखून बढ़ाए हुए हैं, अगर वो नाखून इसलिए बढ़े हुए हैं वो सफाई रख सकते तो ठीक है, नहीं तो अपने नाखून मेरी तरह काट ले, चॉप कर ले, छोटे से नाखूनों में नेल कलर लगा ले। बाकी देखिए, बहुत दफ़ा आपको बताया हुआ है कि नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, पुदीना इतना महंगा नहीं है। अच्छा, मैं आप लोग को बताती हूँ कि पुदीना का एक पत्ते के केमिकल कंपाउंड्स आप पढ़ें,
अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 40+ उसमें केमिकल कंपाउंड्स अच्छा। होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें विटामिन सी भी है। अभी पुदीना इतना महंगा नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 बंच यानी कि 2 पुदीने की गड्डी लें। मैं पूरे घर के लिए बता रही हूँ। 2 पुदीने की गड्डी आप ले लें, उसको चॉप करें और जो पानी आप यूज़ करते पहले उसको गर्म कर लें। गर्म करें, फिर ये चॉप पुदीना उसमें डाल दें। 1-2 कुटी इलायची डाल दें। जिनको इलायची का टेस्ट पसंद है डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। ठीक है। ये पुदीना का पानी ही अगर आप थ्रू आउट द डे पीते रहेंगे ना, तो आपको जो है ना ठंडक का एहसास होगा। ठंडक का एहसास होगा, रिफ्रेशिंग होगा। पुदीने के पत्ते वैसे भी रिफ्रेश करते हैं। इससे बेहतर होता है सत पुदीना। सत पुदीना आप उसके स्ट्रिंग्स मिलते हैं, पुदीने का ही एक्सट्रैक्ट होता है। वो अगर आप अरके गुलाब या पानी में डाल के बच्चों को भी स्प्रे करेंगे ना, जो पसीना आ रहा होता है और इचिंग हो रही होती है, बहुत, ये तो बड़ा मसला है बच्चों का, खेलते तो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, घर के लिए आप ये सही। करें, छोटे छोटे टिप्स है। ठीक। लेस इज मोर, यानी कि थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, इस्तेमाल करके तो देखें, बिल्कुल ऐसा उससे ही। आपको फ़र्क पड़ेगा तो मेरा इंशाल्लाह। वाकई मसला ये जो इस गर्मी में जो स्वेट हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ख़वातीन, ख़ासतौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको मैं देख रही हूँ कि घरों में बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, पंखा चलना भी पड़ रहा है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, पसीने बह रहे होते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो है ना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो आपसे नहीं बर्दाश्त होता। ऐसे बहुत सारे मरीज़ों को मैंने देखा है, पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो वैसे ही इस गर्मी ने तो जो है ना बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो क्या करें हुमैरा, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो स्वेट है वो भी कंट्रोल हो, गर्मी लगना थोड़ी कम हो? मौसम तो ऐसे ही रहेगा और अभी है, क्या करें, बदल तो नहीं सकते ना। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना सबसे पड़ती पहले तो जब आप इस गर्मी में बाहर निकल रहे हैं मजबूरन, जिन लोगों को मैं कहूँगी कि हम कह तो रहे हैं कि 12 से 4 हम ना निकलें, और हम जो नहीं निकलते, मैं भी नहीं निकलती हूँ, लेकिन जो बेचारे मजबूरन निकल रहे हैं वो लाजमी एक टावल डिप करके पानी में, गीला टावल अपने साथ ज़रूर रखें, अपनी गर्दन पे रखें अगर बाइक चला रहे हैं, और अपने सर को कवर करके निकलें, मतलब गीले टावल से। रोज़ वाटर की एक स्प्रे बॉटल बना लें जो वो अपने साथ रखें। उस रोज़ वाटर को थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने चेहरे पर, अपनी गर्दन पर, अपने हाथ पर उसको स्प्रे कर लें। आप थोड़ी थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको एक फ्रेश आप फील करेंगे। दूसरा ये कि उससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर, ज़ाहिर है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है तकरीबन। आप जब, ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब हमारा क्लाइमेट इतना गर्म होगा तो वो फिर फ्लैक्चुएट करता है बॉडी का और नेचुरल मौसम, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल इंटेक ज़्यादा करें और कोशिश करें कि एकदम आप एसी में या ठंडी ऐसी जगह पे एकदम ना जाएं। और ज़्यादातर तो लोग, मैंने कहा है कि दरख्त लगाने की तरफ तवज्जो दें, बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। नीम का पौधा बहुत मैं कहती हूँ उसके अंदर इतनी ठंडक होती है, कोई जाके नीचे बैठे तो देखेगा कि एसी और नीम की जो हवा है ना वो सेम आपको लगेगी। कोशिश करें धूप से बचें। आजकल के मौसम में तो पता है हमारा एक टाइम पे आके हो रहा है कि एसी बंद करो, और अगर बाहर जाके बैठ रहे हैं खुले एरिया में जो मैं रह रही हूँ, तो यार वो होता है कि सुकून लग रहा होता है, उससे भी अच्छी वो हवा लग रही होती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में। लेकिन वो शाम के वक्त में, रात के वक्त में एसी में भी बंदा कितना एक कमरे में बैठे बैठे उलझन होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। इस तरह करना चाहिए आपको, और कोशिश करना चाहिए हम अपने घर में भी ऐसे पौधे लगाएं जिससे आपका इन्वायरमेंट, ये जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो। बहुत सारे पौधे आपको मिल जाएंगे मार्केट में ऐसे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो आपको आपकी घर की गर्मी की शिद्दत को कम करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। सही है। कॉलर है वो शामिल करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर ने जी बोला हरिपुर से। कैसे हैं मैडम जी? अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर साहब, हम ठीक हैं। आप बताइए आप कैसे हैं और आपके इलाके में गर्मी की क्या सूरत हाल है? भाई कराची वाले तो जना बड़ी गर्मी में जबरदस्त आप लोग लेके आए, और डॉक्टर बकीर साहब आपको भी मेरी तरफ से वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं दो बातें, मुझे बहुत खुशी हुई आगे से इतना खूबसूरत और प्यारा टॉपिक लेकर आए, और कुछ दिनों से मैं आपके प्रोग्राम में गैर हाजिर रहा, और अभी आगे भी मेरी कुछ मसरूफियात है, लेकिन रह नहीं सका कि आज का टॉपिक है आपका जो। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और वापस आ गया। जी कहिए। अच्छा, बात ये है कि आजकल मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि इस गर्मी में जो हमें हीट स्ट्रोक हो जाता है, हमने तो बचना है ही है। चले जी, कोई ठंडा पी ले, कोई अपने आप को बचा ले। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आंखों में पानी शुरू हो जाता है,
क्या हीट स्ट्रोक की ही वजह से आता है या कोई और रीजन है? एक। और दूसरा ये है कि अगर हीट स्ट्रोक या गर्मी से हमें कुछ लू टाइप हमें लग ही जाती है, मेरी तरफ भी अभी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पूरे तो पाकिस्तान में। बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा ही है। तो वो क्या टिप्स ऐसी हैं 2-3 जिससे हम उसको अवेल करें ठीक। और हम बच सकें हीट स्ट्रोक से? सही। ये जरूर मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया Thank you, मंजूर, आपने सबको कॉल मेरी किया। तरफ से और अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मंजूर, वालेकुम अस्सलाम। ये वाकई कराची का मसला नहीं है, सब जगह ही बहुत गर्मी है और हमसे ज़्यादा गर्म इलाके हैं। बिल्कि साहब बहुत दूर दूर तक शो देखा जाता है। अम्मा अब्बा जो है ना, बचपन में याद है मुझे, लू के मौसम में ना प्याज रख के भेज देते थे जेब में। अब वो कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं है, लेकिन लू से बचाव के तरीके क्या हैं बिल्कि साहब? अच्छा देखिए, लू से बचाव के तरीके, कैरी का शरबत भी है। अच्छा, शरबत संदल मिल जाता है, नीलूफर का शरबत मिल जाता है। ये चीज़ें सही। ठंडक का एहसास करते हैं। सागुदाना है, उसको उबाल कर तुख्मे बालंगा, नींबू और पुदीना, जैसे इसका शरबत बनाकर आप पीजिए। अच्छा, शरबत में आप मिश्री भी डाल सकते हैं। गुड़ कभी भी शरबत में नहीं डालेगा, वो उसकी तासीर को गर्म कर देगा। अच्छा। मिश्री या चीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये शरबत जो मैं बता रही हूँ ना, नीलूफर का शरबत, ये आपको ठंडक का एहसास देता है। संदल का शरबत आपको ठंडक का एहसास देता है। जौ का सत्तू ठंडक का एहसास देता है। हाँ। सही है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको। अच्छा, बादाम का थादल जो बनता है उसमें खशखाश होता है। जैसे खशखाश और बादाम को पहले आप भिगोएं, फिर उसको जो है ना घोट कर, फिर उसमें जो है ना मिश्री या चीनी डालकर आप उसका इस्तेमाल करें, वो आपको ठंडक, रिफ़्रेशिंग मतलब करता है। अच्छा, खोपरा बहुत अच्छा होता है कि खोपरा अगर कुछ एरिया, देखिए कराची में तो मिल जाता है, कोकोनट वाटर भी होता है, कोकोनट फ्रेश भी मिल जाता है। कराची के बाहर फिर आस्ते आस्ते नहीं होता, लेकिन ये बड़ा अच्छा इसका पानी बनाने का तरीका बता देती हूँ। जो सूखा हुआ आपको नारियल मिलता है, आप उसके थोड़े से टुकड़े ले लें, जैसे मुट्ठी भर, मैं पूरे घर के लिए बता रही हूँ। उसको ओवरनाइट सोक करते हैं पानी में। जो जिस पानी में आप पूरे घर के लिए बना रहे तो 3-4 लीटर तो होगा। ये अल्कलाइन वाटर है। सही है। फिर आप इसको क्या करें, थोड़े पानी के साथ इसको ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करके ये पानी में दोबारा जो आपने पानी बनाया उसमें मिक्स कर दें, तो आपका पूरा पानी जो आपने बनाया वो अल्कलाइन वाटर बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो आपको यूटीआई का मसला नहीं होने देगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। और हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिसमें पानी को भी एतदाल से पीना होता है। ख़ासकर ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर होती हैं, तो उनके भी एक वजह वाटर रिटेन होने की होती है, या लीवर का मसला हो या किडनी का मसला हो, जिसमें आपको पता है कि पानी आपने कितना पीना है। उस सूरत में आप ये अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है ना वाटर कंटेंट्स को पूरा करेगा और डिहाइड्रेशन होने से बचाएगा। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे मजीद भी इस पर बात होगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हमारा बात हो रही है कि जैसे खानों की, मज़े की चीज़ों की। अभी हम देख रहे हैं कि गोश्त इतना खाया, और अभी भी बहुत सारे घरों में जो है ना वो सब्ज़ी भी बन रही है, तो उसके साथ गोश्त का कॉम्बिनेशन है। तो इस वक्त गोश्त का खाना ठीक है गर्मी में, या खा रहे हैं तो किस तरह से उसको बैलेंस करें, साथ में क्या ऐड करें, लस्सी वगैरह का जैसे इस्तेमाल करें? तो जैसे आप अगर हम मिडल ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा लबन मिलता है। हाँ, लबन बड़ा, तो वो नमकीन लस्सी आप रखिए, साथ दही की लस्सी बनाएं, और कोशिश करें दही घर में। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि घर का दही हो। दूसरा ये कि गोश्त को खाने के लिए अभी थोड़ा सा स्किप कर दें, क्योंकि इतनी गर्मी है, और फिर सबके पास यकीनन इस वक्त कुर्बानी गुजरी है, कुर्बानी का गोश्त वो निकालेंगे। तो कोशिश करें भी थोड़ा सा ये बारबेक्यू और इससे थोड़ा सा हट जाए। थोड़े ही दिन रह गए, मेरे ख्याल से मानसून की बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तो गोश्त को अवॉइड कीजिए। जितनी अभी आपको सब्जियां मिल रही हैं मार्केट में है, वो सारी सब्जियां आपके लिए बहुत अच्छी ठंडी हैं सारी। कद्दू है आपके पास, टिंडे हैं, लौकी है, उसके अलावा मीठा कद्दू है, तुरई है, भिंडी है। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा रोज़ डेली आप कुछ ना कुछ करके पकाएं, आप देखिएगा कि। और फिर दूसरी चीज़, मिर्च मसाले कम करें। जब आप मिर्च मसाले की चटपटे खाने खाएंगे तो वो आपके मैदे पे जाके लगेगा, और मैदे पे जब जाके लगेगा तो आपकी ब्लड की हिद्दत बढ़ेगी। तो कोशिश करें अपने ब्लड को, प्रेशर को नीचे रखने के लिए आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ख़ासतौर पे दिन में। हमारा बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कंप्लेंट्स हैं कि सीने में जलन हो रही, खाना खाते ही सीने में जलन हो रही है। उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या रेमेडी है? उसके लिए हमेशा मैंने मीठा सोडा पानी में डाल के कहा है कि रात में आप थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मीठा सोडा पानी में हल करें,
चाहें तो उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए चीनी या मीठा कुछ भी आप जो भी आप ऑल्टरनेट ले सकते हैं उसमें डाल के वो पानी आप पी लें। आप देखिएगा जितनी मैंने हमेशा बताया मैदे की मेडिसिन आप टैबलेट्स देख लें उसके अंदर मीठा सोडे का कंटेंट मौजूद होता है। ठीक। तो आपके पास घर में इस वक्त फ़िलहाल यही मौजूद होता है। आप मीठा सोडा आप पानी में लीजिए, आप देखिएगा कि आपको जो क्रैम्स आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। जो अगर मैदे का दर्द उठता है फ़ौरन तो वो भी आपके ख़त्म हो जाएगा इसका पीने से। और वही कोशिश करें कि दूध और पानी मिला के लें जब आपको इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है, आपके मैदे की हिद्दत को कम करेगा ये। सही। बिल्किस आपा, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। शरबत बजूरी भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके मैदे में जलन है तो शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें सुबह खाली पेट। अगर आप किसी अद्वियात पे नहीं तो 2 केले ज़रूर खाएं। सुबह में खा लें 2 केले बिल्कुल। ये अगर आपको एच पायलोरी है ना तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। एच पायलोरी में भी आपकी हेल्प करेगा। तो बनाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्पागोल की भूसी जो है वो पानी में हल करके वो कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन पूछ रहे हैं हर्ब्स में तो रेवन चीनी, रेवन चीनी एक जड़ी बूटी आती है, उसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चम्मच लीजिए, आधे कप पानी में डाल के रख दीजिए। जैसे आपने सुबह भिगोया, दोपहर खाने से पहले उसको छानिए, उसमें 1 चम्मच इस्पागोल की भूसी मिलाकर दोपहर खाने से आधा घंटा पहले पी लीजिए। ये आपके एच पायलोरी का इलाज है। मैदे की जलन, अल्सर या बहुत एसिड रिफ्लक्स होते हैं, डकार बहुत आती हैं, बर्ब्स आते हैं, इन सब का हर्ब्स में बेहतरीन इलाज है। आप ये कीजिए। लेकिन अगर आप ये भी करेंगे, अच्छा इसी तरह आपने रात को भी करना है, लेकिन आप ये भी करेंगे साथ में आप बोलेंगे मैं गोश्त खाऊं और स्पेशली रेड मीट, तो आप यकीन करें आप एंटीबायोटिक खाएंगे, 14 दिन का कोर्स करेंगे, 21 दिन का कोर्स करेंगे, फॉर द टाइम बिंग सही हो जाएगा लेकिन रिलैप्स हो जाएगा। तो अच्छा है कि सही। अगर आप इलाज करते हैं तो एहतियात भी करें। एहतियात ये है कि इस वक्त रेड मीट नहीं खाना। और वैसे भी अभी इस वक्त जो है ना बहुत खा लिया, ईद आई है उसमें खा लिया लोगों ने। अब सादे खानों की तरफ आएँ और कच्ची लस्सी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करती है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनका ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, परिंदों का ख्याल रखें, उनके लिए पानी और खाने का इंतज़ाम ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच बिल्किस आप और हुमैरा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।